हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम स्टडी क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की जो वीडियो है वो वीडियो है हमारी करंट अफेयर्स, यानी कि आज हम बात करेंगे इसमें जून महीने का करंट अफेयर। ठीक है, पूरे जून महीने में जितनी भी अच्छी घटनाएं घटी हैं, जितनी भी बुरी घटनाएं घटी हैं और जितने भी नए अपॉइंटमेंट होते हैं और देश विदेशों में जितनी भी कोई ना कोई घटनाएं घटी हैं, उन सबको हम देखेंगे इस वीडियो के अंतर्गत, इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम अपना ये वीडियो। और इसमें आज हम बात करेंगे जून का जितना भी करंट अफेयर है ना, जून का पूरा करंट अफेयर देखेंगे। और इसमें आज हम बात करेंगे जितने भी टॉप यानी कि 125 क्वेश्चंस, ठीक है, 125 प्रश्नों को देखेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और ये इस पूरे जून महीने के जितना भी करंट है वहाँ से उठाया गया है और अच्छे अच्छे प्रश्नों को यहाँ पर शामिल किया गया है। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम चैनल है उसे भी आप ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपना ये। तो पहला प्रश्न है, देखिए, युवा लेखकों को, ठीक है, युवा लेखकों को सलाह देने के उद्देश्य से युवा पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, तो एक पहल शुरू की गई है, तो किस मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया है? शिक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, बाल विकास मंत्रालय या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका क्या? शिक्षा मंत्रालय। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इस पहल को शुरू किया गया है। ठीक है, देखते हैं इसमें किस एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो देखिए, शिक्षा मंत्रालय, ठीक है, शिक्षा मंत्रालय उच्च शिक्षा विभाग ने युवा और उभरते लेखकों, ठीक है, कौन से लेखक जिनकी उम्र 30 वर्ष से कम है, ठीक है, को प्रशिक्षित करने के लिए एक लेखक परामर्श कार्यक्रम शुरू किया है, युवा। ठीक है, फुल फॉर्म इसकी याद कर लेंगे क्योंकि फुल फॉर्म भी इसकी पूछी जा सकती है एग्जाम में। तो इसका होगा आपका ये वाई से यंग अपकमिंग एंड वर्सटाइल ऑथर्स। ठीक है, तो ये आप पॉइंट आप याद रखेंगे, इसका जो फुल फॉर्म है उसको आप याद रखेंगे। ठीक है, तो युवा लेखकों को सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री योजना शुरू की, यानी कि प्रधानमंत्री योजना ने इस योजना को प्रारंभ किया है। और इसके साथ में जो शिक्षा मंत्रालय है, शिक्षा मंत्रालय के तहत तो काम करेगा ही, और साथ में ये NBT यानी कि नेशनल बुक ट्रस्ट योजना, ठीक है, को जो NBT है वो इस योजना को कार्यान्वयन करेगी, यानी क्रियान्वित करेगी। कौन सी एजेंसी करेगी? वो करेगी NBT, ठीक है, नेशनल बुक ट्रस्ट इसको क्रियान्वित करेगी। ठीक है, तो पहले प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 2 है, बेलग्रेड ओपन 2021 का खिताब हाल ही में किसने जीता है? ठीक है, राफेल नडाल, रोजर फेडरर या एलेक्स मोल्कन या नोवाक जोकोविक। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, नोवाक जोकोविक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा आपका, नोवाक जोकोविक होगा सही आंसर। तो नोवाक जोकोविक कहाँ के हैं? सर्बिया के हैं। ठीक है, याद रखेंगे सर्बिया के हैं। और इन्होंने क्या है कि घरेलू सरजमी पर, ठीक है, बेलग्रेड ओपन में अपने कैरियर का 83वां, ठीक है, 83वां खिताब जीता है। और उन्होंने फाइनल में एलेक्स मोल्कान को हराया है। ठीक है, तो इनको हराया है इन्होंने, ठीक है, याद रखेंगे, नोवाक जोकोविक ने। तो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, किस टीम ने UEFA चैंपियंस लीग 2021 का खिताब जीता है? ठीक है, किसने जीता है ये? मैनचेस्टर सिटी, बार्सिलोना, लिवरपूल या फिर चेल्सी ने। ठीक है, तो ये किसने जीता है? इसको जीता है चेल्सी टीम ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, तो हाल ही में पुर्तगाल के पोर्तो में खेले गए चैंपियंस लीग फुटबॉल UEFA 2021 के फाइनल में, ठीक है, मैनचेस्टर सिटी को हरा करके खिताब जीत लिया। किसने जीता? चेल्सी ने जीता है मैनचेस्टर टीम को हरा करके। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कि WHO ने भारत में पाए गए कोविड-19 के वेरिएंट का एक नाम रखा है, तो वो कौन सा नाम रखा है? देखिए, अल्फ़ा, डेल्टा, कप्पा या फिर डेल्टा और कप्पा। ठीक है, तो देखिए अब चल रहा है, जैसे कि अब कोविड की जो लहर थी वो चल रही थी और अब जो नए केस आने लगे हैं वो डेल्टा केस आने शुरू हो चुके हैं हमारे यहाँ पर।
तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी नहीं होगा। ठीक है, डेल्टा तो है ही लेकिन उसके साथ में कौन है, कप्पा भी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर होगा डी करेक्ट होगा। क्योंकि WHO ने जो नया वेरिएंट भारत में पाया है उसका जो नाम रखा है वो डेल्टा और कप्पा रखा है। ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो डेल्टा और कप्पा देखिए भारत में पहली बार पाए गए B.1.617.1 को कप्पा और B.1.617.2 को डेल्टा नाम रखा है। तो ये पॉइंट आप याद रखें, हो सकता है कि ये परीक्षा में मैचिंग में आ जाए। ठीक है, या यह पूछ लिया जाए कि कौन सा कप्पा है और कौन सा कौन सा डेल्टा है। ठीक है, तो ये पूछ लिया जाए तो ये दोनों पॉइंट, दोनों जो बातें हैं इनको दोनों को याद रखेंगे। तो ब्रिटेन में पाए गए वेरिएंट को अल्फ़ा, ठीक है, और दक्षिण अफ्रीका में पाए गए वेरिएंट को बीटा नाम दिया गया है। ठीक है, तो इसके साथ में यही नहीं कि भारत में ही, ब्रिटेन में भी एक वेरिएंट पाया गया है और जिसको इन्होंने दिया है नाम अल्फ़ा दिया है, और साथ ही अफ्रीका में जो पाया गया है उसको इन्होंने बीटा नाम दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा एकदम। ठीक है, डेल्टा एंड कप्पा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 1 जून 2021 को हुई मीटिंग की अध्यक्षता किसने की। ठीक है, तो विदेश ब्रिक्स, ठीक है, जो ब्रिक्स देश हैं उनके विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है 1 जून 2021 को। तो उनकी जो अध्यक्षता की है किसने की है, एस जयशंकर, अर्नेस्टो ओरेजो, सर्गेई लावरोव या फिर वांग यी ने। तो इसकी जो अध्यक्षता की है वो की है आपकी एस जयशंकर ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, ये भारत के हैं। ठीक है, तो ब्रिक्स यानी कि ब्रिक्स के जो फुल फॉर्म में आप ब्रिक्स के देश ही हैं, उसमें बी फॉर ब्राज़ील, आर से रशिया, रूस, आई से होगा आपका इंडिया, और सी से चाइना, और ऐसे साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो देशों के जो विदेश मंत्री हैं उनकी एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई मीटिंग की अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की। ठीक है, तो याद रखेंगे एस जयशंकर ने। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। बी श्याम को हाल ही में किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। तो कहाँ पर किया गया, मेडागास्कर में किया गया, ब्राज़ील, इजराइल या फिर आइसलैंड गणराज्य। ठीक है, तो बी श्याम को जो भारत का जो राजदूत बनाया गया है, जो नियुक्त किया गया है, वो किया गया आइसलैंड गणराज्य में। ठीक है, आइसलैंड गणराज्य में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट होगा। ठीक है, थोड़ा देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं। तो बी श्याम यानी कि जो वर्तमान में कौन है, भारत के महावाणिज्य दूत हैं, कहाँ पर हैं, ओसाका कोबे में। ठीक है, को जापान को, ठीक है, ओसाका कोबे में है, जो कोबे कहाँ पर है, जापान में है। ठीक है, तो यहाँ पर आइसलैंड गणराज्य में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। तो इनका जो पूरा नाम है बालासुब्रमण्यम श्याम है, जो बी श्याम है। ठीक है, इन्हें 2000 में भारतीय विदेश सेवा में शामिल हुए थे। ठीक है, तो याद रखेंगे जो बी श्याम हैं उनको जो बनाया गया है आइसलैंड गणराज्य में, इनको भारत का राजदूत बनाया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर होगा डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्रिस्टीन वमुर्थ हाल ही में किस देश की सेना की पहली महिला सचिव बनी है। ठीक है, तो क्रिस्टीन वमुर्थ है, ये हाल ही में क्या बनी है, एक सेना है, सेना की पहली महिला सचिव बनी है। तो किसकी बनी है, चीन, रूस, अमेरिका या फिर जापान। तो सही आंसर क्या होगा इसमें, होगा आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, यानी कि अमेरिका। ठीक है, तो अमेरिका में इनको पहली महिला सेना सचिव बनाया गया है, महिला है जो। ठीक है, तो कृष्णा वर्मुथ को सीनेट द्वारा, ठीक है, सीनेट द्वारा सर्वसम्मति से सेना की पहली महिला, ठीक है, सेना की पहली महिला सचिव होने की पुष्टि की गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सी, सॉरी यहाँ पर सी सही होगा, तो याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किस देश के टिग्रे क्षेत्र में अकाल के खतरे की घोषणा की है। तो कहाँ पर की है ये, देखिए माली, चिली, ऑप्शन आपके इथियोपिया या फिर अर्जेंटीना। तो अभी हाल ही में की है संयुक्त राष्ट्र ने। ठीक है, टिग्रे, ठीक है, टिग्रे एक क्षेत्र है, वहाँ पर कुछ सैन्य युद्ध की स्थिति बनी हुई थी, तो वहाँ पर ये एक अकाल के खतरे की घोषणा की है।
तो ये कहाँ पर है आपका, इथियोपिया में है, ठीक है, इथियोपिया में है। तो इथियोपिया के जो प्रधानमंत्री हैं अली अहमद, ठीक है, अली अहमद याद रखें। देखिए थोड़ा जो एक्सप्लेनेशन है वो आप थोड़ा ध्यान से देखें, जिससे कि वहाँ से जो एक्सप्लेनेशन से भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं जो कभी न कभी वो परीक्षा में पूछ ले जाते हैं। डायरेक्टली ना पूछ करके इनडायरेक्टली प्रश्नों को पूछ लिया जाता है। तो अभी अहमद ने नवंबर 2020 में, ठीक है, टाइग्रे में ज़मीनी और हवाई सैन्य अभियान का आदेश दिया था और उत्तरी क्षेत्र की तत्कालीन सत्ताधारी पार्टी टाइग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट, ठीक है, TPLF पर संघीय सेना के शिविरों पर हमला करने का आरोप लगाने के बाद यह अभियान शुरू किया गया था। और इस संघर्ष में लगभग देखिए हजारों लोग तो मारे गए और लगभग 50 लाख लोगों की को सहायता की आवश्यकता है, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र ने इसी रीजन से क्या एक चेतावनी दी है, वार्निंग दी है कि यदि हम तत्काल सहायता प्रदान नहीं की गई तो जो टाइग्रे क्षेत्र है उसमें अकाल का खतरा बन सकता है, ठीक है, वो अकाल का खतरा बन जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर होगा करेक्ट, सी होगा इथियोपिया, ठीक है, याद रखेंगे इथियोपिया। बहुत अच्छे प्रश्न हैं, एक बार देखेंगे, पूरा वीडियो देखें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कितने अच्छे प्रश्न यहाँ लेकर के आए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, किसानों के लिए विश्व का पहला नैनो यूरिया तरल हाल ही में किसने बनाया है। तो किसने बनाया, देखिए नैनो यूरिया जो तरल है इसको किसने बनाया है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखिए इफ़को, क्रप्को, ICAR या DRDO, ठीक है। तो इसको जो बनाया है नैनो यूरिया जो तरल है, लिक्विड है, इसको बनाया है इफ़को के द्वारा, इसको बनाया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट होगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए हाल ही में दुनिया भर के किसानों के लिए भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड यानी कि इफ़को ने विश्व का पहला नैनो यूरिया लिक्विड उर्वरक तैयार किया है। और यह यूरिया परंपरागत जो विकल्प है हमारे, जो पहले से हम यूज कर रहे हैं खाद, तो उसके रूप में पौधों को नाइट्रोजन प्रदान करने वाला एक विशेष तत्व यानी कि तरल है, ठीक है। नैनो यूरिया को पारंपरिक यूरिया के स्थान पर विकसित किया गया है। जो भी हम आज यूरिया यूज कर रहे हैं उसकी जगह पर इसको विकसित किया गया है। और यह पारंपरिक यूरिया की जो आवश्यकता है उसको न्यूनतम 50% तक कम कर सकता है, ठीक है। जो भी हम जो यूरिया यूज करते हैं आज अपने खेतों में फसल के लिए, तो उसकी जो आवश्यकता अब जितनी पड़ती है, अब अगर हम इसको यूज करेंगे तो वो कितनी हो जाएगी, 50% हो जाएगी, ठीक है। 50% तक भी उसकी कम कर देगा ये, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट होगा, ठीक है। इफ़को के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, सांख्यिकी मंत्रालय के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020 और 21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की कमी आई है, ठीक है। तो सांख्यिकी मंत्रालय ने अपनी एक रिपोर्ट पेश की है, ठीक है। तो उसमें जो भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें कितने % की कमी आई है ये उसमें बताया गया। तो 6.7, 7.3 या 7.5 या फिर 9.3%। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा 7.3%, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका करेक्ट होगा 7.3%, ठीक है। तो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है इसमें भी। तो भारतीय अर्थव्यवस्था को 7.3% की कमी आई है, किसके अनुसार, सांख्यिकी मंत्रालय के अनुसार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, कौन लैंग्वेज ऑफ ट्रुथ एसेज 2003-2020 पुस्तक के लेखक हैं। तो ये कौन है, सलमान रुश्दी हैं, कवि रवि शास्त्री या विक्रम संवत है या फिर अवतार सिंह भसीन है। तो लैंग्वेज ऑफ ट्रुथ एसेज 2003 एंड 2020 पुस्तक के जो लेखक है वो हैं आपके सलमान रुश्दी हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट होगा, सलमान रुश्दी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इजराइल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, ठीक है। इजराइल के जो नए राष्ट्रपति बने हैं वो कौन बने हैं, ईसाक हर्जोग, मेरियम पोर्तजे, बेंजामिन नेतान्याहू या फिर रेउवेन रिवलिन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ईसाक हेर्जोग, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए ईसाक हेर्जोग होगा जो इजराइल के नए राष्ट्रपति बने हैं। और एक्सप्लेनेशन देखिए, ईसाक हेर्जोग इजराइल के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं, ठीक है। इजराइल के संसद ने ईसाक हेर्जोग के नाम पर अपनी मोहर भी लगा दी है। और ईसाक हेर्जोग का जो कार्यकाल है वो बतौर इजरायली राष्ट्रपति
के रूप में 9 जुलाई से प्रारंभ होगा। ठीक है, और इस वक्त जो इजराइल के जो राष्ट्रपति हैं रेवेन रिवलिन हैं, ठीक है, और ये इनका जो कार्यकाल है वो 9 जुलाई को ख़त्म हो रहा है, और इसकी जगह पर फिर किनको, हेर्जम, ईसाक हेर्जम को राष्ट्रपति बना दिया जाएगा, वो अपना पद ग्रहण कर लेंगे। ठीक है, तो ईसाक हेर्जम कई सारी नियुक्तियाँ हुई हैं। ठीक है, तो वो सारे हम अभी से आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष वर्ष 2020 और 21 और 22 के लिए कौन है? ठीक है, तो ये कौन है भारतीय उद्योग परिसंघ के? ठीक है, संजीव बजाज, टीवी नरेंद्र, विक्रम संपत या फिर शिव थापर। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा टीवी नरेंद्रन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा, टीवी नरेंद्र। ठीक है, तो टीवी नरेंद्र कौन है? ये टाटा स्टील लिमिटेड के क्या हैं? सीईओ हैं ये, और एमडी भी हैं, और इनको क्या किया है अब 2021 और 22 के लिए क्या इनको भारतीय उद्योग जो परिसंघ है उसका इन्हें अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, इनको अब इसका अध्यक्ष बना दिया गया है, और ये वर्तमान में कौन है? टाटा स्टील लिमिटेड के सीईओ भी हैं, और इसके क्या है? एमडी भी हैं। ठीक है, सीईओ और एमडी हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे टीवी नरेंद्रन। क्वेश्चन नंबर 14, इंडिया ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन के नए अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? रंजीत सिंह, परविंदर सिंह, या विक्रमजीत सेन, या फिर राजेंद्र सिन्हा। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा विक्रमजीत सेन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, विक्रमजीत सेन को क्या बनाया गया है? इंडिया ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नया अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, तो ब्रॉडकास्टर्स के शीर्ष निकाय कौन? इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन, यानी कि IBF का जो अब जो नाम बदल दिया गया है, इसका नाम बदल के क्या किया है अब? इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन। ये पिछले महीने की जो करंट थी कि जो वीडियो थी उसमें हमने इसका जिक्र किया हुआ है। ठीक है, नाम तो यह है, और इसके इनको अध्यक्ष जो नए अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं विक्रमजीत सेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, भारत और किस देश के खनिज संसाधनों के सहयोग के लिए हाल ही में समझौता हुआ है? तो भारत ने किस देश के साथ में खनिज संसाधनों के लिए जो सहयोग के लिए जो समझौता किया है वो किसके साथ किया है? इजराइल, जापान, अर्जेंटीना या फिर फ्रांस। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा अर्जेंटीना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में, ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में भारत सरकार के खान मंत्रालय और अर्जेंटीना गणराज्य के उत्पादकता विकास मंत्रालय के खनन नीति सचिवालय के बीच में एक सहयोग संबंधी समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए जाने की मंजूरी दी गई है। ठीक है, और यह समझौता ज्ञापन खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक संस्थागत तंत्र उपलब्ध कराएगा। ठीक है, इसके रूप में यह काम करेगा। ठीक है, तो किसके साथ में क्या है? ये अर्जेंटीना के साथ में क्या है? भारत ने। ठीक है, खनिज संसाधनों के सहयोग के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, अफ्रीकी संघ ने हाल ही में किस देश की सदस्यता को हाल ही में निलंबित कर दिया है? तो अफ्रीका ने जो संघ है, अफ्रीकी संघ, उसने एक देश की सदस्यता को निलंबित कर दिया है। तो किसको किया है? भारत, इजराइल, रूस या फिर माली। तो इसको जो किया है वो क्या है आपका? माली को। ठीक है, जो माली देश है इसकी जो सदस्यता है इसको सस्पेंड कर दिया है अफ्रीकी संघ ने। तो अफ्रीकी संघ ने माली में हुए सैन्य तख्ता पलट के बाद कार्यवाही करते हुए संघ से उसकी सदस्यता निलंबित कर दी गई है। ठीक है, तो याद रखेंगे, ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 हुआ। क्वेश्चन नंबर 17, किस राज्य सरकार ने कोविड मुक्त गांव प्रतियोगिता की घोषणा की है? तो ये किसने की है? कोविड मुक्त गांव प्रतियोगिता। इसमें कुछ इनाम भी दिए जाएंगे। ठीक है, जो भी कोविड मुक्त होगा उसको कुछ पुरस्कार राशि भी दी जाएगी। तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर महाराष्ट्र। तो इसका सही जवाब होगा महाराष्ट्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, तो महाराष्ट्र सरकार ने ग्रामीण इलाकों में कोविड-19 को फैलने से रोकने के मकसद से कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता की घोषणा की है। ठीक है, इसमें प्रथम जो पुरस्कार दिया जाएगा वो 50 लाख रुपए दिए जाएंगे, दूसरे विजेता को 25 लाख और तीसरे विजेता को 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये ग्राम पंचायत को दिया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी होगा, महाराष्ट्र के द्वारा इसको शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18,
किस देश ने अपना मौसम संबंधी उपग्रह फैग्यून 4B FI4B प्रक्षेपित किया है? तो किसने किया है? भारत, ब्राज़ील, चीन या फिर UAE ने। तो ये किया है आपका किसने? चीन ने किया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, चीन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य सूचकांक यानी कि UNSDG इंडेक्स की 2021 में भारत की रैंकिंग क्या है? ठीक है, तो सतत विकास लक्ष्य सूचकांक अभी जारी किया गया संयुक्त राष्ट्र, तो इसमें भारत की रैंक क्या है? ठीक है, 106, 144, 117 या फिर 178। ठीक है, तो सही आंसर होगा 117 है इसमें। ठीक है, 117 है इसमें, भारत की रैंक है 117 है। और जो फर्स्ट रैंक प्राप्त की वो किए किसने? स्वीडन ने। ठीक है, स्वीडन ने पहली रैंक प्राप्त की है। तो देख लेते हैं। देखिए, भारत में जो भारत की रैंकिंग है 117 है, और शीर्ष 5 देश, सबसे पहले नंबर पर स्वीडन, सेकंड पर डेनमार्क, थर्ड पर है आपका फिनलैंड, फोर्थ पर फ्रांस और फिफ्थ पर है जर्मनी। ठीक है, तो ये 5 देश हैं जो शीर्ष पर हैं, और भारत की जो रैंक है इसमें वो कितनी है? 117। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020-21 यानी कि ठीक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स में किस राज्य की पहली रैंकिंग है? तो किस राज्य की पहली रैंकिंग है? बिहार, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश या फिर केरल? तो इसका आंसर आप सही लगा दोगे, सभी जानते होंगे, तो कौन होगा? वो होगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा, केरल। ठीक है, केरल। तो नीति आयोग ने 3 जून 2021 को यह इंडेक्स जारी किया, और इसमें शीर्ष जो 5 राज्य हैं वो कौन से हैं? सबसे पहले नंबर पर केरल है। ठीक है, सेकंड नंबर पर आपका हिमाचल प्रदेश, थर्ड नंबर पर तमिलनाडु, फोर्थ पर आपका आंध्र प्रदेश और फिफ्थ आप है गोवा। ठीक है, और 52 अंकों के साथ में जो बिहार है ना वो सबसे आखिरी पायदान पर है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे, बिहार BPSC के लिए याद रखेंगे इसे। ठीक है, तो बिहार का क्या स्थान है? वो सबसे आखिरी पायदान पर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने किस राज्य के बौद्ध गुफा परिसर में 3 गुफाओं की खोज की है? तो कहाँ पर की है ये? झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र? तो सही जवाब होगा इसका आपका महाराष्ट्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। तो ASI ने महाराष्ट्र के नासिक में, ठीक है, कहाँ पर? नासिक में बौद्ध गुफा परिसर में 3 गुफाओं की खोज की है। ठीक है, और इन गुफाओं की जो प्राचीनता है वो अभी तक पता नहीं हुई है कि ये कितनी पुरानी है, इसका अभी पता नहीं लग पाया ठीक से। और लेकिन ASI जो मानना वो क्या है कि ये गुफाएं जो हैं वो त्रिरश्मि गुफाओं से भी पुरानी हो सकती हैं। ठीक है, गुफाएं जो थी क्या थे? भिक्षु जो थे उन भिक्षुओं के आवास की तरह दिखती हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। अभी कहाँ पर मिली हैं इतना पॉइंट भी याद रखेंगे कि महाराष्ट्र के नासिक में मिली हैं बौद्ध गुफा परिसर में। कितनी गुफा मिली हैं? 3। ठीक है, 3 गुफाओं को ASI ने भी यहाँ पर प्राप्त हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 22, किसे वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया? ठीक है, तो ये किसे किया गया है? ये किया गया आपका एना बर्न्स, डेविड डियोप या फिर मारिके लुकास डिज्नीवेल्ड या फिर ओल्गा टुकारजुक। तो इसका जो किया गया वो किया गया डेविड डियोप को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा, डेविड डियोप। ठीक है, तो 4 जून 2021 को फ्रांस के उपन्यासकार हैं ये। ठीक है, कौन है? फ्रांस के उपन्यासकार हैं डेविड डियोप को वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया। और यह पुरस्कार जीतने वाले फ्रांस के कौन से क्या हैं? ये पहले लेखक हैं। ये पॉइंट यहाँ पर याद रखेंगे, फ्रांस के पहले लेखक हैं। और उन्हें ये जो पुरस्कार जो दिया गया है उनकी एक पुस्तक है एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक। ठीक है, एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक, इस किताब पुस्तक के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट होगा, डेविड डियोप। क्वेश्चन नंबर 23, 5 जून 2021 को संपूर्ण विश्व में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। इस वर्ष की थीम क्या थी? ठीक है, तो इस वर्ष की जो थीम क्या थी? तो 4 थीम दी गई हैं, रिस्टोर द एनवायरनमेंट, री इमेजिन, रिक्रिएट या रिस्टोर, री इमेजिन, रिक्रिएट कोविड-19 या कोई नहीं। ठीक है, तो इस प्रश्न पर यहाँ पर जो अधिकतर क्या करते हैं कि वो देखते हैं कि कोविड-19 लिखा तो हो सकता है कि ये होगी। ठीक है, क्योंकि जो 90%
जो बच्चे हैं वो इसी को आंसर देंगे, ठीक है, जो इसको जिन्होंने इसका अच्छे से पढ़ाई नहीं की होगी, जिन्होंने अच्छे से इसको तैयार नहीं किया होगा करंट अफेयर को, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, री इमेजिन, रिक्रिएट और रीस्टोर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए, तो 5 जून 2001 को संपूर्ण विश्व में क्या मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, और इसकी जो विषय था वो री इमेजिन, रिक्रिएट और रीस्टोर है। और वर्ष 2021 में इस दिवस की मेज़बानी जो की थी किसने को सौंपी गई थी, पाकिस्तान के लिए सौंपी गई थी, ठीक है। तो ये भी पॉइंट यहाँ पर याद रखेंगे, जो मेज़बानी की थी वो किसने की थी, वो पाकिस्तान ने की थी, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 24, नेफ्टाली बेनेट हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो किसके बने हैं, ये माली, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल या फिर ब्राज़ील। तो नेफ्टाली जो बेनेट हैं वो हाल ही में जो राष्ट्रपति बने हैं वो किसके बने हैं, ये बने हैं आपके इजराइल के, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट होगा, ठीक है। तो नेफ्ताली बेनेट इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं, और इससे पहले कौन थे, नेतान्याहू, ठीक है, बेंजामिन नेतान्याहू का 12 साल का जो कार्यकाल है वो ख़त्म हो गया है, और इन्हीं के साथ ही 12 साल से प्रधानमंत्री पद पर काबिज रहे कौन, बेंजामिन नेतान्याहू का कार्यकाल समाप्त हो गया है, और उनकी जगह पर अब किसे बनाया गया है, नेफ्ताली बेनेट को नए प्रधानमंत्री बनाया गया है इजराइल के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है, एनजीटी ने हाल ही में किस राज्य की विश्वामित्री नदी परियोजना को मंजूरी प्रदान की है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इन्वायरमेंट से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो ये किसने, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र या फिर तेलंगाना। तो ये कहाँ की नदी है, ये नदी आपकी गुजरात की, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट होगा, ठीक है। तो एनजीटी ने गुजरात की विश्वामित्री नदी परियोजना को मंजूरी दी है, उसका जीर्णोद्धार करना और उसको एक अच्छे तरीके से बनाना, ठीक है। तो कहाँ की नदी है, ये गुजरात की है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 26, संजीव कोहली को हाल ही में किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो संजीव कोहली को जो बनाया गया है वो किस देश का बनाया गया है, वो बनाया गया आपका सर्बिया का, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो गया, सर्बिया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, 7.7%, 8.4%, 9.5% या 11.1%, ठीक है। तो 11.1% तो यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो यहाँ पर कितना होगा, 9.5%, ठीक है, 9.5%, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है। तो 2022 के लिए जो जीडीपी है वो 9.5% रहने का अनुमान लगाया, किसने लगाया है, आरबीआई ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, एनसीपीसीआर ने कोविड-19 से प्रभावित बच्चों के लिए कौन सा पोर्टल तैयार किया है। तो बाल ऐप, ये बाल कोविड ऐप, बाल स्वराज या बाल चाइल्ड स्वराज, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या क्या, बाल स्वराज, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा, बाल स्वराज को यहाँ पर शुरू किया है, ठीक है। तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण या आयोग, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, एनसीपीसीआर ने कोविड-19 से प्रभावित जो भी बच्चे हैं उनसे संबंधित जो बढ़ती समस्या को देखते हुए उनकी देखभाल करने के लिए सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल, कौन सा, बाल स्वराज, ठीक है, बाल स्वराज यानी कि कोविड केयर लिंक, ठीक है, इसको लॉन्च किया है। और पोर्टल का उपयोग उन बच्चों को ट्रैक करने में लिए किया जाएगा जिन्होंने कोविड-19 के दौरान अपने माता पिता दोनों को खो दिया है, ठीक है। इस तरह के बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने अपने माँ बाप को इसमें खो दिया है, और इसी तरह से एक उत्तर प्रदेश ने भी एक इस तरह की योजना को लॉन्च किया है, ठीक है, तो जिसके जिक्र हम आगे करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है, ठीक है। तो यही एक योजना है जिस तरह से उत्तर प्रदेश में, ठीक है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कौन सी योजना चलाई गई थी, अभ्युदय, ठीक है, ठीक है, अभ्युदय एक योजना चलाई गई थी जिसमें आईएएस पीसीएस की तैयारी करने के लिए फ्री कोचिंग दी जाएगी, ठीक है।
तो इस तरह की योजना एक शुरू की थी उत्तर प्रदेश ने। अब यहाँ पर पूछा है अनुप्रति कोचिंग योजना किसने शुरू की है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा या फिर हरियाणा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका राजस्थान। ठीक है, राजस्थान ने इसको प्रारंभ किया है। तो ऑप्शन नंबर 1, तो राजस्थान सरकार एक नई योजना है मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना 2021। तो मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना जो है वो उसमें क्या होगा, SC, ST, MBC, EBC या OBC, ठीक है, वर्ग से संबंधित है। और इसमें क्या, जो सभी जो छात्र छात्राओं को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा, इसमें हम नहीं, ठीक है, सभी छात्र छात्राओं को इसका लाभ दिया जाएगा। और इस योजना के तहत मिलने वाली जो मुफ्त कोचिंग होगी की सहायता से प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु उन्हें तैयार किया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर होगा ए, करेक्ट होगा राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 13, भारत ने पेट्रोल में, ठीक है, भारत ने पेट्रोल में 20% एथनॉल मिलाने का जो लक्ष्य है वो कब तक रखा है। ठीक है, 2030, 25, 22 या फिर 27। तो ये रखा है 2025 तक। ठीक है, 2025 तक लक्ष्य रखा है कि आप पेट्रोल में 20% एथनॉल मिलाने के लिए। तो तेल मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2023 से, ठीक है, कब से, 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में एथनॉल के 20% तक का सम्मिश्रण को शुरू करने के लिए एक गजट अधिसूचना जारी की है। ठीक है, देश में बेचे जाने वाले जो सभी पेट्रोल हैं उसमें वर्ष 2025 तक 20% एथनॉल मिलाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा 2025 तक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31, हाल ही में नीति आयोग और पिरामल फाउंडेशन ने कितने आकांक्षी जिलों में सुरक्षित तुम अभियान की शुरुआत की है। ठीक है, बहुत ही है, एक नीति आयोग और पिरामल फाउंडेशन ने इसको संयुक्त रूप से शुरू किया है, ये पॉइंट याद रखेंगे। ठीक है, और कितने सुरक्षित तुम अभियान की शुरुआत की है, कितने जिलों में, भारत के कितने जिलों में। ठीक है, तो इसको जो लॉन्च किया गया है, शुरू किया गया, वो किया गया है 112 जिलों में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, तो आयोग ने 112 आकांक्षी जिलों में सुरक्षित तुम अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान का जो उद्देश्य होगा क्या होगा, जिला प्रशासन को उन कोविड-19 रोगियों को घर पर देखभाल सहायता प्रदान करने में सहायता करना जिन्हें हल्के लक्षण हैं। ठीक है, और इस अभियान का जो नेतृत्व है वो कौन करेंगे, वो जिला मजिस्ट्रेट करेंगे, DM द्वारा उनका नेतृत्व किया जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 31 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, एम्फोटेरिसिन B की नैनो फाइबर आधारित गोलियां किस संस्थान द्वारा विकसित की गई हैं। तो ये गोलियां शुरू की गई हैं। ठीक है, तो किसके द्वारा इनको विकसित किया गया है, तो ये किया गया है IIT हैदराबाद के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। और ये है क्या, देख लेते हैं कि देखिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के IIT हैदराबाद के शोधकर्ताओं ने, ठीक है, शोधकर्ताओं ने एम्फोटेरिसिन B की नैनो फाइबर आधारित गोलियां विकसित की हैं जिन्हें AMB कहा जाता है। काला आजार को ठीक करने के लिए एम्फोटेरिसिन B की नैनो फाइबर गोलियां बनाने का यह पहला प्रयास था। चूँकि काला आजार रोगियों का उपयोग वर्तमान में किससे किया जा रहा है, म्यूकोरमिकोसिस से किया जा रहा है, के रूप में किया जा रहा है। और इसका जो उपयोग है कोविड उपचार के बाद फंगल संक्रमण के इलाज के लिए किया जा सकता है। किसका, एम्फोटेरिसिन का प्रयोग। ठीक है, एम्फोटेरिसिन का फंगल इन्फेक्शन के बाद में उसका इलाज करने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 33, देखिए प्लेटिसेप्स जोसेफी नामक रेसर स्नैक की नई प्रजाति भारत के किस राज्य में खोजी गई है। ठीक है, ये एक स्नैक है, ठीक है, ये सांप है, उसकी भी प्रजाति को यहाँ पर खोजा गया है। तो कहाँ को खोजा गया है बताइए, तमिलनाडु, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश या फिर मेघालय। ठीक है, तो इसको जो खोजा गया वो खोजा गया आपका तमिलनाडु में। ठीक है, तो शोधकर्ताओं के एक अंतर्राष्ट्रीय दल ने, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय दल ने किया है तमिलनाडु के तूतीकोरिन से रेसर स्नैक की एक नई प्रजाति की खोज की है। इस नई प्रजाति का जो नाम है वो प्लेटिसेप जोसेफी दिवंगत पशु चिकित्सक नवीन जोसेफ के नाम पर रखा गया है। तो प्लेटिपस जोसेफी जो नाम रखा गया है वो किस पर रखा है, जो दिवंगत हैं, कौन, पशु चिकित्सक हैं, नवीन जोसेफ।
ठीक है, इनके नाम पर इसका नाम रखा गया है, ठीक है, नवीन जोसेफ के नाम पर। क्वेश्चन नंबर 34, बाल कृष्ण नारायण को हाल ही में किस राज्य के मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? केरल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर पश्चिम बंगाल? तो सही आंसर होगा इसका उत्तर प्रदेश में मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। कौन है ये? इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश रहे, ठीक है, न्यायाधीश रहे थे ये जस्टिस बी के नारायण को, बालकृष्ण नारायण को उत्तर प्रदेश मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा एकदम। चलिए अगला प्रश्न 35 नंबर, किस देश ने औपचारिक रूप से ओपन स्काई संधि से हटने की घोषणा की है? ठीक है, तो जापान, फ्रांस, रूस या फिर नेपाल? तो इसको जो किया है वो किया है आपका रूस ने, ठीक है, इससे हटने की घोषणा की है। तो अमेरिका के 2020 में समझौते से हटने के बाद रूसी जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में ओपन स्काई संधि से रूस की वापसी को औपचारिक रूप देने वाले कानून पर हस्ताक्षर किए। ओपन स्काई जो संधि वो क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो राष्ट्रों को पारदर्शिता बढ़ाने के लिए एक दूसरे के सैन्य बलों के बारे में जानकारी एकत्र करने की अनुमति देती है, ठीक है। और रूस पर उल्लंघन करने का आरोप लगाने के बाद में नवंबर 2020 में अमेरिका इस संधि से हट गया, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्या होगा? रूस होगा, ठीक है, रूस को इसने हटाने पहले समझौते से हट गया कौन? पहले अमेरिका हटा था नवंबर 2020 में, नवंबर हट गया था, ठीक है। उसके बाद में अभी किसने किया है? हाल ही में जो घोषणा की है वो किसने की है? वो रूस ने इसकी घोषणा की है इससे हटने की, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 36, 76वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA 2021-22 के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे चुना गया है? ठीक है, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, एस जयशंकर, अब्दुल्ला शाहिद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो जो अध्यक्ष जो बनाया गया वो बनाया गया है अब्दुल्ला शाहिद को, ठीक है। और ये कहाँ के हैं? हमारे पड़ोसी देश यानी कि मालदीव, ठीक है। मालदीव के कौन है? विदेश मंत्री हैं ये, ठीक है। तो हाल ही में मालदीव के जो विदेश मंत्री हैं अब्दुल्ला शाहिद को संयुक्त राष्ट्र महासभा UN जनरल असेंबली के 76वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। तो अब्दुल्ला शाहिद जो है वो तुर्की के वोल्कन बोजिकर का स्थान लेंगे, ठीक है। किसका स्थान लेंगे? वोल्कन बोजिकर का स्थान लेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन तो यहाँ पर याद रखेंगे, अब्दुल्ला शाहिद कहाँ के हैं? भारत का जो पड़ोसी देश है कौन? मालदीव, वहाँ के कौन है? एक विदेश मंत्री हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो नियुक्त किए गए ये भारत के एक जो पड़ोसी देश है उसके विदेश मंत्री हैं, तो कौन से देश के विदेश मंत्री हैं? इस तरह से भी प्रश्न को पूछा जा सकता है। 37 नंबर, किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने हाल ही में नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस प्राप्त किया है? तो ये किसने प्राप्त किया है? तो ये प्राप्त किया है क्वेश्चन नंबर 37 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका बेंगलुरु, ठीक है। बेंगलुरु के पापीकोंडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है उसने, ठीक है। कैंपेगोड़ा, ठीक है। तो कौन सा है? कैंपेगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने सतत लक्ष्यों के हिस्से के रूप में वित्त वर्ष 2020-21 में नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस प्राप्त किया है। और वित्तीय वर्ष 2020-21 में बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा BIAL लगभग क्या है? 22 लाख यूनिट ऊर्जा बचाने में सक्षम है, ठीक है। तो इतनी ऊर्जा ये बचाने में सक्षम है, तो इसीलिए इसको क्या नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस प्रदान किया गया है। 38 नंबर, हाल ही में स्कूली शिक्षा में परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? तो कौन शीर्ष पर रहा? केरल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या फिर पंजाब? तो स्कूली शिक्षा के उसमें पूछा गया है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? वो होगा आपका पंजाब, ठीक है। केरल मत लगा देना कभी, आप केरल लगा दें, केरल नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी होगा पंजाब, ठीक है। किसने? तो स्कूली शिक्षा जो परफॉर्मेंस है ग्रेडिंग इंडेक्स जारी की गई, तो उसमें जो फर्स्ट नंबर पे वो है आपका पंजाब, ठीक है। ये आपका देखिए जो स्टेट हैं आपके 5 स्टेट हैं, कौन कौन से हैं देखिए। सबसे पहले जो है वो आपका
पंजाब है, ठीक है, ये पंजाब सबसे पहले नंबर पंजाब, सेकंड पर आपका चंडीगढ़, थर्ड पर आपका तमिलनाडु, फोर्थ पर केरला और फिफ्थ पर है अंडमान एंड निकोबार। और जो बॉटम्स है नीचे से जो ऊपर नीचे से हैं, ठीक है, जो सबसे नीचे वो कौन है, वो है लद्दाख, उसके बाद में मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और उसके बाद में छत्तीसगढ़, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। चलिए, तो 38 नंबर हुआ। तो आप देखते हैं 39, ठीक है। हाल ही में रायमोना किस राज्य का छठा राष्ट्रीय उद्यान बन गया, ठीक है। तो कौन से राज्य का बना है ये, तो केरल, हरियाणा, असम या फिर उत्तराखंड। तो ये जो अभी हाल ही में जो छठा राष्ट्रीय उद्यान बना है, कहाँ का बना है, ये बना है आपका असम का, ठीक है, याद रखेंगे असम का। और यहाँ पर अब कितने हो गए हैं, 7 राष्ट्रीय उद्यान हो गए यहाँ पर, ठीक है। चलिए, तो पश्चिमी असम के कोकराझार जिले में, ठीक है, कहाँ पर, कोकराझार जिले में रायमोना फॉरेस्ट रिजर्व को 5 जून 2021 को यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर असम के छठे राष्ट्रीय उद्यान के तौर पर अधिसूचित किया गया है। अब यहाँ पर 7 हो गए हैं, ठीक है। तो जो 7 हैं उसके इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो आपको आगे देखने को मिलेगा। चलिए देखिए, बिटकॉइन को लीगल करेंसी के रूप में मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है। तो ये आपका जो पहला देश बना है वो बना है आपका एल सल्वाडोर। क्वेश्चन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, एल सल्वाडोर, ठीक है। तो बिटकॉइन को एल सल्वाडोर ने क्या अपनी लीगल करेंसी के रूप में इसको मान्यता दी है, ठीक है। और ये क्या है, जो एल सल्वाडोर वो कहाँ पर है, ये मध्य अमेरिका में है, ठीक है। मध्य अमेरिका स्थित एक क्या है, छोटा और सबसे सघन आबादी वाला देश है। और इसकी जो राजधानी वो है सान सल्वाडोर, ठीक है, सान सल्वाडोर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है, जहाँ जिसे वहाँ की सरकार ने राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है। देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। तो इसके जो तो कहाँ पर है ये आपका, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, असम या फिर आंध्र प्रदेश। जैसा कि अभी जो रायमोना बना था वो आपका असम का बना था, ठीक है। इसी तरह से देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य इसको भी एक राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया है। और कहाँ पर क्या है, ये भी आपका असम का है, ठीक है। तो पहले तो यहाँ पर 6 थे, लेकिन 6 के बाद में अब ये 7 हो गए हैं, देहिंग पटकाई। और यहाँ पर सबसे पहले आप देखते हैं तो काजीरंगा जानते हैं, मानस, नामेरी, ओरंग, डिब्रू सखोवा और रायमोना जो अभी छठा बना था ये, और जो 7वां है वो आपका देहिंग पटकाई जो है बना है, वो कौन सा बना है, ये आपका बना है 7वां, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, 47वां G7 लीडर समिट 2021 कहाँ आयोजित की गई। कॉर्नवाल, न्यूयॉर्क, लंदन या फिर दिल्ली में। तो कहाँ पर की गई, ये की गई आपके कॉर्नवाल में, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही होगा ए। तो 47वां जो G7 लीडर समिट 2021 में कॉर्नवाल में आयोजित की गई। इसकी मेज़बानी यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके के द्वारा इसकी मेज़बानी की गई, क्योंकि यह 2021 के लिए G7 का अध्यक्ष है, ठीक है। शिखर का जो विषय था वो था बिल्डिंग बैक बेटर, ठीक है। इसकी जो थीम थी वो थी बिल्डिंग बैक बेटर। और G7 के जो सदस्य हैं कौन कौन से हैं, यूके है, यूएसए, जर्मनी, कनाडा, फ्रांस, इटली और जापान, ठीक है। ये कौन है, G7 कंट्रीज़ हैं, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 पीएम नरेंद्र मोदी ने किस शिखर सम्मेलन वन अर्थ वन हेल्थ का विचार रखा, ठीक है। तो वन अर्थ वन हेल्थ का जो विचार रखा था वो रखा था G7 का जो सम्मेलन हुआ था इसी में इसका विचार रखा था, ठीक है। तो G7 के 47वें लीडर समिट में इन्होंने वर्चुअली भाग लिया था, किसने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ठीक है। उन्होंने वैश्विक स्तर पर क्या कोरोना वायरस महामारी से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए क्या बताया, वन अर्थ वन हेल्थ, ठीक है, दृष्टिकोण के लिए G7 शिखर सम्मेलन के सदस्यों को बुलाया और कोविड-19 के टीके के लिए पेटेंट सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए, ठीक है, उठाने के लिए G7 समूह का समर्थन भी मांगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 44, फ्रेंच ओपन टेनिस 2021 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता। तो फ्रेंच ओपन जो टेनिस है तो पुरुष एकल में जो इसका जो खिताब जीता वो किसने जीता है, वो आपका जीता है नोवाक जोकोविक ने, ठीक है, नोवाक जोकोविक ने जीता है। और तो नोवाक जोकोविक ने सर्बिया के खिलाड़ी हैं, ठीक है, अपने कैरियर का दूसरी बार फ्रेंच ओपन का खिताब इन्होंने अपने नाम किया है। और फ्रेंच ओपन टेनिस 2021 का जो महिला एकल खिताब है वो किसने जीता, चेक गणराज्य की एक महिला है बारबोरा क्रेजिकोवा, ठीक है। ये भी यहाँ पर याद रखेंगे, एक प्रश्न आपका यहाँ से बन जाता है, ठीक है। तो महिला के लिए पूछे
तो बारबोरा क्रेजिकोवा, और अगर पुरुष में पूछे तो नोवाक जोकोविक फ्रेंच ओपन के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, संयुक्त राष्ट्र ने 2020-21 को कौन सा दशक घोषित किया है? तो कौन सा क्या? मानव कल्याण एवं कोविड, आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद निरोध, या फिर पारिस्थितिक तंत्र की बहाली। ठीक है। तो कौन सा क्या है? ये क्या है आपका? पारिस्थितिक तंत्र की बहाली। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हुआ। ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन ने यूनाइटेड नेशन डिकेड्स ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन घोषित किया है। ठीक है। क्या? पारिस्थितिक तंत्र की बहाली पर संयुक्त राष्ट्र दशक। कौन सा? 2021 से 2030 तक का जो दशक है इसको। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, भारत थाईलैंड समन्वित गश्ती यानी कि इंडो थाई कॉर्पोरेट अभ्यास 2021 को कहाँ आयोजित हुआ? ठीक है। तो भारत थाईलैंड जो समन्वित है, जो गश्ती है, इंडो थाई कॉर्पोरेट है, वो कहाँ पर हुआ है? वो आपका हुआ है अंडमान सागर में। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा, अंडमान सागर में। ठीक है। अंडमान सागर में स्टेट ऑफ मलक्का में आयोजित किया गया। ठीक है। कहाँ पर आयोजित किया गया? अंडमान सागर में भी स्टेट ऑफ मलक्का, ठीक है, में आयोजित किया गया। और यह कौन सा? 31वां संस्करण था। ठीक है। 31st क्या था इसका संस्करण था ये। क्वेश्चन नंबर 47 फॉर्मूला 1 अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2021 के विजेता का नाम बताइए। तो कौन है इसके? तो आप सही जानते होंगे इसका, वो कौन है आपका? है ये है सर्जियो पेरेज। ठीक है। लुइस हैमिल्टन लगाकर अपना प्रश्न गलत मत कर देना। ठीक है। सर्जियो पेरेज हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है। कहाँ के हैं? कहाँ से? मतलब ये F1 अजरबैजान F1 ग्रांड प्री में जीत हासिल की। और ये कौन से हैं? रेड बुल। ठीक है। रेड बुल के रेसर हैं। ठीक है। रेड बुल जो है क्या है? ये एक संगठन मतलब कंपनी मान लिए जो इस तरह से, या टीम। तो रेड बुल जो टीम है उसके एक रेसर हैं ये। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 48, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के अनुसार दुनिया का सबसे बेहतर संस्थान कौन सा है? तो दुनिया का जो सबसे बेहतर संस्थान है वो कौन सा है? वो है आपका मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि MIT। ठीक है। यही है, पिछले लास्ट ईयर भी यही रहा था। ठीक है। टॉप 3 यूनिवर्सिटी देखते हैं, टॉप 3 में कौन सी है? मैं तो सबसे ऊपर आपका यही है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी USA की। दूसरी है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड UK और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी US। ठीक है। तो ये टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में टॉप 3 रही हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, 2021 के लिए पुलित्जर पुरस्कारों में किस भारतीय मूल की पत्रकार को पुरस्कार मिला? तो किसको मिला है ये पुरस्कार? अवनी घोष, किरण गौतम, मेघा राजगोपालन या फिर प्रिया चौधरी? तो ये आपका मिला है मेघा राजगोपालन को। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा एकदम। पत्रकारिता और कला के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिए जाते हैं। तो राजगोपालन ने अपनी रिपोर्ट्स के जरिए क्या बताया था? दुनिया के सामने चीन के डिटेंशन कैंपों की सच्चाई रखी थी। ठीक है। और इसके अलावा एक भारतीय मूल के दूसरे पत्रकार भी हैं। कौन? नील बेदी। ठीक है। ये नील बेदी को स्थानीय रिपोर्टिंग कैटेगरी में पुलित्जर पुरस्कार प्रदान किया गया था। इसने क्या किया था? नील बेदी ने फ्लोरिडा में सरकारी अधिकारियों के जो बच्चों की तस्करी को लेकर टम्पा बे टाइम्स के लिए इन्वेस्टिगेशन स्टोरी, ठीक है, दी थी। तो ये नील बेदी को दिया गया जो लोकल यानी कि स्थानीय रिपोर्टिंग कैटेगरी में, और उसमें दिया गया आपका मेघा राजगोपालन को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। तो कौन व्यापार एवं विकास पर, ठीक है, कौन व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र संगठन यानी कि UNCTAD की नई महानिदेशक बनी है? तो कौन बनी है? जूरी बेलरोड, मूसी डेविड, रेबेका ग्रीन्स या किम हेजलवुड? तो ये बनी है आपकी रेबेका ग्रीनस्पैन। ठीक है। रेबेका ग्रीनस्पैन हो बनी है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा यहाँ पर। ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दुनिया में व्यापार एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए या बढ़ावा के लिए बनी अपनी एक एजेंसी कौन सी? UNCTAD के महानिदेशक पद पर कोस्टा रिका की एक महिला अर्थशास्त्री हैं रेबेका ग्रीनस्पैन की नियुक्ति किए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। ठीक है। तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न है
तो क्वेश्चन नंबर 51, भारत में पहली बार किस निजी व्यक्ति को विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO में काउंसलर व निदेशक नियुक्त किया है? तो भारत ने पहली बार किया है ये, तो किसने को किया है? तो ऑप्शन है राजीव शर्मा, नासिर जैदी, मोहन भाटिया या आशीष चांदोरकर। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आशीष चांदोरकर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए, तो भारत सरकार ने पहली बार एक निजी व्यक्ति, ठीक है, कौन, आशीष चांदोरकर को WTO में भारत के स्थायी मिशन में 3 साल के लिए काउंसलर नियुक्त किया है। तो कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 52, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 यानी कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 की घोषणा की गई, जिसमें भारत किस स्थान पर है? तो इसमें 134, 135, 136 या 137। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 135, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा, 135। तो भारत की जो रैंक है इसमें 135 शांतिपूर्ण देश है, और आइसलैंड जो है इसमें प्रथम नंबर पर, यानी कि फर्स्ट पोजीशन पर आइसलैंड है, और भारत की जो है 135 है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर, और यहाँ तक याद रखेंगे जो पिछले वर्ष यानी कि 2020 में जो भारत की जो रैंक थी वो 139 थी। ठीक है, चलिए 53, हाल ही में कौन इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं? तो न्यायमूर्ति संजय यादव, दीपक राव, जमन खैर या हरिराम वर्मा। तो इसमें जो बने हैं, जो चीफ जस्टिस बने हैं वो बने हैं आपके संजय यादव, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा, ए। ठीक है, चलिए, तो हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति संजय यादव को यहीं का, यानी मतलब इलाहाबाद हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 है, सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने किसे भारत में अपना शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? ठीक है, तो कीर्ति दास, राधिका पारिक, सृष्टि जैन या स्फूर्ति प्रिया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, स्फूर्ति प्रिया को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, स्फूर्ति प्रिया। तो हाल ही में प्रमुख सोशल जो मीडिया कंपनी फेसबुक की वेबसाइट के मुताबिक उसने स्फूर्ति प्रिया को भारत के लिए शिकायत अधिकारी, ठीक है, शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है। तो याद रखेंगे स्फूर्ति प्रिया को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 55 है, किस राज्य की सरकार ने राज्य में वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड स्थापित करने की घोषणा की है? तो वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड जो स्थापित किया जाएगा वो आपका कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपका राजस्थान में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा, राजस्थान। तो राजस्थान सरकार ने वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड, वैदिक शिक्षा एवं संस्कार बोर्ड का गठन करने की घोषणा की है, और इस बोर्ड के तहत छात्रों को विज्ञान और योग के संबंध का ज्ञान दिया जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे किसने? राजस्थान ने। क्वेश्चन नंबर 56, युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान ये किसने राज्य, कौन सा राज्य है जिसने ये अभियान को शुरू किया है? तो ये जो शुरू करने वाला राज्य है वो आपका मध्य प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा, मध्य प्रदेश। ठीक है, युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान। चलिए क्वेश्चन नंबर 57, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सी रैंक हासिल हुई है? तो वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स जो 2021 की है, इसमें जो भारत को जो रैंक मिली है वो कौन सी मिली है? तो 11, 15, 22 या फिर 14। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 14वीं। ठीक है, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में। ठीक है, तो ब्रिटिश संस्था है चैरिटीज़ एंड फाउंडेशन ने वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 को जारी किया, और इस इंडेक्स में कितने 140 देशों का सर्वे किया गया था, जिसमें भारत को 14वीं रैंक हासिल हुई। टॉप 15 देश जो हैं ओवरऑल रैंकिंग में जैसे इंडोनेशिया, केन्या, नाइजीरिया, म्यांमार और ऑस्ट्रेलिया, यानी कि टॉप ये 5 हैं। ठीक है, टॉप 5, तो टॉप 5 देश हैं इंडोनेशिया, केन्या, नाइजीरिया, म्यांमार और ऑस्ट्रेलिया आपका। ठीक है, तो और भारत की जो रैंक है इसमें वो कितनी है 140, यानी कि 14, 14वीं रैंक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 50 ये देगा, यूनिसेफ ने किस देश के बच्चों को गंभीर रूप से कुपोषित घोषित किया है, जो गंभीर रूप से कुपोषित हैं। ठीक है, तो किसके हैं वो, भारत, केन्या, इथियोपिया या फिर बांग्लादेश। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका क्या, इथियोपिया। ठीक है, इथियोपिया के जो बच्चे हैं वहाँ को उन बच्चों को यूनिसेफ ने क्या घोषित किया है, अति कुपोषित, यानी कि गंभीर रूप से कुपोषित। तो यूनिसेफ ने इथियोपिया के जो टाइग्रे, ठीक है, टाइग्रे क्षेत्र में 33,000 गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों के बारे में चेतावनी दी, यानी कि उनको बताया कि ये बच्चे जो हैं गंभीर रूप से कुपोषित बच्चे हो सकते हैं। ठीक है, एक वार्निंग दी गई है इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 59 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो कार्यकारी बोर्ड जो है उसका जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है वो किसे किया गया है, डॉक्टर हर्षवर्धन, पैट्रिक अमौत, एडीजा या DK सराफ। तो सही आंसर होगा आपका पैट्रिक अमौत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए, तो ये आपका देखिए डॉक्टर पैट्रिक अमौत तो केन्या के स्वास्थ्य मंत्रालय के कार्यवाहक महानिदेशक हैं ये। ठीक है, एक्टिंग डायरेक्टर जनरल डॉक्टर पैट्रिक अमौत को 1 वर्ष के लिए WHO के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, कौन भारतीय मूल के व्यक्ति कनाडा के उच्चतम न्यायालय में प्रथम अश्वेत न्यायमूर्ति बने हैं। तो प्रथम अश्वेत न्यायमूर्ति जो बने हैं, बहुत एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ये जो बने हैं वो बने हैं महमूद जमाल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा, महमूद जमाल। ठीक है, चलिए, तो यूनिसेफ ने देखिए इसको आप ये पीछे प्रश्न का आ गया, इतना आप ख़त्म कर देंगे। ठीक है, और ये यहाँ से है ये वाला, ये आप रेडी करेंगे। ठीक है, तो न्यायमूर्ति जमाल, ठीक है, जो सेवानिवृत्त हो रही न्यायाधीश रोसाली सिल्वरमैन अबेला की जगह लेंगे। तो किसकी जगह लेंगे ये जगह लेंगे रोसाली सिल्वरमैन अबेला। ठीक है, इनकी जगह लेंगे कौन, महमूद जमाल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो प्रथम अश्वेत न्यायमूर्ति बने हैं कनाडा में, कनाडा उच्च न्यायालय के, उच्चतम न्यायालय के। तो हाल ही में इब्राहिम रायशी किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। तो इब्राहिम रायशी जो चुने गए हैं, किसके चुने गए हैं, ये चुने गए हैं आपके ईरान के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा, ईरान। ठीक, तो ईरान के अति रूढ़िवादी मौलवी और न्यायपालिका प्रमुख इब्राहिम रईसी, ठीक है, कौन, इब्राहिम रईसी, इब्राहिम रईसी को ईरान के 8वें राष्ट्रपति के तौर पर चुना गया है। और इब्राहिम रईसी जो है वो क्या है, उदारवादी राष्ट्रपति हसन रूहानी की जगह लेंगे और अगस्त माह में शुरू में अपना पद भी ग्रहण कर लेंगे। ठीक है, तो जगह किसके स्थान पर ये जगह लेंगे, तो ये लेंगे हसन रूहानी की जगह को। ठीक है, हसन रूहानी की जगह कौन आएंगे अब, इब्राहिम रायसी। ठीक है, ईरान के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं ये। भारतीय नौसेना ने इनके नेवी के सबसे पुराने किस हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज को सेवा मुक्त किया गया। ठीक है, तो कौन सा किया गया, अभी जो किया गया वो किया गया आपका INS विक्रांत। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए, नहीं सॉरी, ऑप्शन नंबर विक्रांत नहीं, हाँ सॉरी फॉर दिस, तो यहाँ पर होगा INS संध्यायक। ठीक है, INS संध्यायक होगा, तो ये आपका गलत है, सही आंसर होगा आपका ये। ठीक है, तो INS संध्यायक, ठीक है, 40 वर्षों तक, ठीक है, 40 वर्षों तक राष्ट्र की सेवा करने के बाद नेवल डॉकयार्ड विशाखापत्तनम में सेवा मुक्त हो गया। पानी के नीचे तल की स्थिति के सर्वेक्षण को हाइड्रोग्राफी कहते हैं। ठीक है, जो पानी होता, पानी के जो निचला जो तल होता है उसकी जो स्थिति होती है, पोजीशन होती है, और उसी का जो सर्वेक्षण होता है, उस सर्वेक्षण को ही क्या कहते हैं, हाइड्रोग्राफी कहते हैं। ठीक है, और हाइड्रोग्राफी की वजह से ही पता चलता है कि समुद्र में कहाँ तक कितनी गहराई है। ठीक है, कहाँ पर कितनी गहराई है, इसी के द्वारा इसका पता लगता है हाइड्रोग्राफिक का। ठीक है, तो यही है वो हाइड्रोग्राफी सर्वेक्षण जहाज है, कौन सा, INS संध्यायक। ठीक है, INS संध्यायक सही याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं,
देखिए, किस केंद्र शासित प्रदेश को स्वच्छ भारत मिशन के पहले चरण के तहत भारत में खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया है? तो ये कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसको ODF घोषित किया गया है? ठीक है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, दिल्ली या फिर चंडीगढ़। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका लद्दाख। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। लद्दाख को ODF घोषित किया गया है पहले चरण में। क्वेश्चन नंबर 64 है, हाल ही में जारी प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021 में भारत किस रैंक पर है? यानी कि भारत का क्या स्थान है इसमें? 43, 66, 53 या फिर 45? ठीक है, तो इसका जो भारत का जो स्थान आपकी इस बार आया है वो कितना आया है? वो आया आपका 43वां, यानी कि 43। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो गया। ठीक है, तो 17 जून 2021 को इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, ठीक है, IMD द्वारा विश्व की 64 अर्थव्यवस्थाओं को, ठीक है, 64 अर्थव्यवस्थाओं को रैंक प्रदान कर वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक जारी किया गया है। और प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में जो भारत है, भारत का स्थान है 43 और पहले स्थान पर है आपका स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो पहले स्थान पर आप याद रखेंगे स्विट्जरलैंड है और भारत की जो पोजीशन है वो कितनी है? 43। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 65, संयुक्त राष्ट्र का लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 हाल ही में किस भारतीय सर्वेक्षण पर्यावरण संगठन को दिया गया? तो ये जो दिया गया, देखिए ये एक राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान महाराष्ट्र, एक उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान। ठीक है, तो 3 है ये आपके। तो इनमें से किसको दिया गया है? ये दिया गया आपका क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, फेमिलियन फॉरेस्ट्री राजस्थान को। ठीक है, फेमिलियन फॉरेस्ट्री राजस्थान को ये पुरस्कार दिया गया। कौन सा? लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा दिया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 66, भारतीय मूल के किस न्यायाधीश को हाल ही में कनाडा का सर्वोच्च न्यायालय के लिए मनोनीत किया गया है? ये क्वेश्चन शायद फिर से आ गया है, तो इसका सही आंसर होगा महमूद जमाल होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये हम देख चुके हैं पहले ही, स्किप करते हैं। तो भारत के किस राज्य में दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित GM रबर का पौधा लगाया गया? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो पौधा जो लगाया गया GM यानी कि संशोधित जो रबर का पौधा लगाया गया वो कहाँ लगाया गया? वो लगाया गया आपका असम में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा, असम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, तो असम में रबर बोर्ड द्वारा, ठीक है, असम में रबर बोर्ड द्वारा गुवाहाटी के पास में कहाँ पर? सरुतारी में बोर्ड के फार्म पर दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित GM रबड़ का पौधा लगाया गया। और GM रबड़ का जो पौधा है वो भारतीय रबड़ अनुसंधान संस्थान RRII पोथुपल्ली कोयट्टम केरल में विकसित किया गया था। अब ये भी पूछा जाता है कि ये जो रबड़ का जो पौधा था विकसित कहाँ पर किया गया था? ठीक है, तो कहाँ पर विकसित किया गया था? तो भारतीय रबड़ अनुसंधान संस्थान पोथुपल्ली कोयट्टम केरल में इसको विकसित किया गया था। और लगाया कहाँ गया? वो लगाया गया आपके असम में। ठीक है, लगाया गया है असम में। ठीक है, तो याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 768, हाल ही में किसने जान है तो जहान है जागरूकता अभियान शुरू किया है? तो जान है तो जहान है किसने शुरू किया है? नरेंद्र मोदी, रमेश पोखरियाल, मुख्तार अब्बास नकवी या प्रकाश जावड़ेकर? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो होगा मुख्तार अब्बास नकवी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं ये। ठीक है, तो अल्पसंख्यक मामलों के जो मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों के लिए कोरोना टीकाकरण पर एक राष्ट्रव्यापी जान है तो जहान है जागरूकता अभियान शुरू किया। तो और ये जो अभियान है, इस अभियान का जो उद्देश्य है वो है लोगों को कोरोना टीकाकरण के प्रति जागरूक करना और कोरोना टीकाकरण से संबंधित जितनी भी जो अफवाहें होती हैं उन और आशंकाएं होती हैं उन सभी को खत्म करना। ठीक है, तो कोरोना के टीकाकरण के प्रति जागरूकता करना और संबंधित अफवाहों को खत्म करना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। जान है तो जहान है। क्वेश्चन नंबर 69, WWF इंडिया ने अस्पतालों और वन्य संरक्षण क्षेत्र में
ठीक है। वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र में फॉरेस्ट फ्रंट लाइन हीरोज के एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो किसे क्या है? तो रानी रामपाल, उपासना कामिनेनी, प्रतिमा मूर्ति या फिर मनप्रीत सिंह। तो इस जो किया गया है वो क्या है आपका? मनप्रीत उपासना कामिनेनी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा, उपासना कामिनेनी। तो WWF इंडिया ने अस्पतालों और वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र में फ्रंटलाइन कार्यकर्ता के प्रयासों की सराहना करने के उद्देश्य से अपोलो हॉस्पिटल के एक निदेशक हैं उपासना कामिनेनी को फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज़ के एम्बेसडर के रूप में शामिल किया है। उनका जो फोकस है देश भर के कई राज्यों पर होगा जो अधिकांश इको क्षेत्रों को कवर करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 70, हाल ही में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा किस देश में खोजा गया? ठीक है, तो बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, तंजानिया या फिर दक्षिण अफ्रीका। तो इसकी जो खोज की गई वो की गई आपके बोत्सवाना में। ठीक है, बोत्सवाना में की गई है। तो कहाँ पर? ऑप्शन ए हो गया। ठीक है, देशवाना डायमंड कंपनी, ठीक है, बोत्सवाना सरकार और दक्षिण अफ्रीकी हीरा कंपनी डी बीयर्स के बीच एक संयुक्त उद्यम द्वारा बोत्सवाना में 1098 कैरेट के हीरे की खोज की गई और इसको क्या कहा गया? इसे बताया गया है कि ये दुनिया का तीसरा, ठीक है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा है, सबसे बड़ा, ठीक है, हीरा इसे बताया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर होगा ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 71, ठीक है, ठीक है, हाल ही में दुनिया के पहले लकड़ी के उपग्रह को लॉन्च करने की योजना बनाई है। तो किसने बनाई? नासा, इसरो, ESA या फिर स्पेस एक्स। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलिए पेन ऑन कर लेता है। चलिए, तो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर बी नहीं, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी होगा ESA। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ESA होगा। तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, ठीक है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी है ESA ने दुनिया के पहले लकड़ी के उपग्रह को लॉन्च करने की योजना बनाई है। ठीक है, लकड़ी के उपग्रह को लॉन्च करने की योजना बनाई है और इसे न्यूजीलैंड से लॉन्च किया जा रहा है और इसे वर्ष 2021 के अंत तक रॉकेट लैब इलेक्ट्रॉन रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। उपग्रह जारी मैकिनेन के दिमाग की उपज है। ये जो उपग्रह है वो जारी मैकिनेन के दिमाग की उपज है। ठीक है, और उपग्रह वीज़ा, ठीक है, वीसा वुडसैट, ठीक है, एक नैनो उपग्रह है और इसका जो प्रत्येक पक्ष लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो है इसकी वो 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। देखिए, भारत का पहला बिजली मुक्त CPAP उपकरण है एक, ठीक है, जीवन वायु, इसका नाम है जीवन वायु, किस संस्थान ने विकसित किया है? तो IIT गुवाहाटी, कानपुर, रोपड़ या फिर खड़गपुर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, IIT रोपड़ के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, विकसित किया गया है। ठीक है, तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रोपड़ ने जीवन वायु नामक एक उपकरण विकसित किया है जिसका उपयोग निरंतर सकारात्मक वायु मार्ग दबाव CPAP मशीन के विकल्प के रूप में किया जा सकता है और जीवन वायु जो है वो 60 लीटर प्रति मिनट तक उच्च प्रवाह ऑक्सीजन पहुंचा सकता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। तो 60 लीटर प्रति मिनट, ठीक है, तक की जो उच्च प्रवाह की जो ऑक्सीजन है उसको पहुंचा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। और क्वेश्चन नंबर 73, बिलीव
वाइट वॉट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी किसकी आत्मकथा है। ठीक है, तो किसकी है ये, विराट कोहली, सुरेश रैना, मनप्रीत सिंह या फिर कोई नहीं। ठीक है, तो ये जो बिलीव वॉट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी जो आत्मकथा है ये है आपकी सुरेश रैना की। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा, सुरेश रैना। ठीक है, तो पूर्व भारतीय बल्लेबाज सुरेश रैना ने अपनी आत्मकथा बिलीव वॉट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी का विमोचन किया है और पुस्तक के जो सह लेखक हैं वो हैं भरत सुंदरसन और सुरेश रैना। ठीक है, ने भारत के लिए अपनी यात्रा और सचिन तेंदुलकर के सुनहरे शब्द, ठीक है, बिलीव का वर्णन किया है। ठीक है, तो जो सह लेखक है इसमें सुंदरसन, ठीक है, किसके, सुरेश रैना के साथ में, और विमोचन क्या है इन्होंने, सुरेश रैना ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। ग्रीन नेशन ट्रिब्यून ने के एनजीटी ने विश्वामित्र, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, चलिए इसे स्किप करते हैं। चलिए, हाल ही में चर्चा में रहा NGC 691 क्या है, एक लड़ाकू विमान, आकाशगंगा, हेल्थ प्रोग्राम या फिर कोविड स्ट्रैम। तो ये जो है NGC 691 जो है वो क्या है, वो एक आकाशगंगा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा, आकाशगंगा है। ठीक है, तो यह एक अबाधित सर्पिल आकाशगंगा, ठीक है, अनबैरिड स्पाइरल गैलेक्सी है जो लगभग 125 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर मेष तारामंडल, ठीक है, में स्थित है। और इसकी जो खोज की थी वो जर्मन में जन्मे एक ब्रिटिश खगोल शास्त्री हैं विलियम हर्शल ने नवंबर 1786 में इसकी खोज की थी। किसने, विलियम हर्शल ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76, राजा परवा। ठीक है, राजा परवा जो हाल ही में मनाया गया एक त्यौहार है। ठीक है, तो किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार, तेलंगाना, केरल, उड़ीसा या फिर मणिपुर। तो ये जो है ये आपका है उड़ीसा का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सी यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, उड़ीसा। तो राजा परवा यानी कि नारीत्व का जश्न मनाने वाला तीन दिवसीय त्यौहार उड़ीसा राज्य में मनाया गया है ये। ठीक है, और इस अवधि के दौरान क्या होता है कि यह माना जाता है कि धरती माता मासिक धर्म से गुजरती है और मानसून के आगमन के साथ भविष्य की कृषि गतिविधियों के लिए तैयार होती है। ठीक है, ये इसकी अवधारणा है, ये इसका एक मानना है। ठीक है, तो कहाँ का है ये आपका उड़ीसा का है। ठीक है, ओडिशा का त्यौहार है कौन सा, राजा परवा। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। जीआई प्रमाणित जर्दालू आम जिसे हाल ही में यूके को निर्यात किया गया किस राज्य से संबंधित है। तो जर्दालू आम जो वो किससे संबंधित है, वो है आपका बिहार से। ठीक है, बीपीएससी के बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी हाल ही में इसको क्या यूनाइटेड किंगडम को निर्यात किया गया है जर्दालू आम को। ठीक है, तो ये बिहार से संबंधित है। तो भागलपुर बिहार से जीआई प्रमाणित जर्दालू आम की पहली वाणिज्यिक खेप यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम को निर्यात की गई और एपिडा ने बिहार सरकार, भारतीय उच्चायोग और इन्वेस्ट इंडिया के सहयोग से उन आमों का निर्यात किया जिन्हें एपिडा पैक हाउस लखनऊ में पैक और उपचारित किया गया था। और बिहार के भागलपुर जिले के जर्दालू आम को उनकी विशेष सुगंध और स्वाद के कारण 2018 में से जीआई टैग प्रमाण पत्र मिला था, यानी कि जीआई टैग मिला था। ठीक है, कब मिला था, 2018 में, ये भी याद रखेंगे 2018 में इसको जीआई टैग मिला था। क्वेश्चन नंबर 78, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स किस राज्य में विकसित किया जाएगा। तो ये किया जाएगा आपका किसमें, ये किया जाएगा आपका गुजरात में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा, गुजरात में। ठीक है, सांस्कृतिक मंत्रालय और बंदरगाह, नौवाहन व जलमार्ग मंत्रालय ने गुजरात के लोथल में, ठीक है, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद के विकास में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और ये इस परिसर को एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित किया जाएगा जहां भारत की समुद्री विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा। कहां पर, लोथल में। क्यों, क्योंकि लोथल जो था वो एक पत्तन नगर था, कब, सिंधु घाटी सभ्यता का एक पत्तन नगर था, क्या, लोथल। ठीक है, कहाँ पर है लोथल, ये गुजरात में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 79, भारत ने किस वर्ष तक भूमि क्षरण तटस्थ स्थिति प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है।
तो कब तक रखा है? 2022, 25, 30 या फिर 24। तो इसका जो लक्ष्य रखा है वो 2030 तक रखा है। ठीक है, तो भारत यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग डिजर्टिफिकेशन, ठीक है, UNCCD का हस्ताक्षर करता है और भारत ने 2030 तक भूमि क्षरण तटस्थ स्थिति प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण और सूखे पर एक उच्च स्तरीय आभासी सम्मेलन को संबोधित किया था। ठीक है, PM मोदी ने 2019 में नई दिल्ली में मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, ठीक है, UNCCD COP14, ठीक है, अध्यक्ष के दलों के सम्मेलन में 14वें सत्र के अध्यक्ष थे। जब इनके जो सम्मेलन हुआ था तो उसके अध्यक्ष थे कब? 2019 में। ठीक है, कौन? नरेंद्र मोदी। ठीक है, PM नरेंद्र मोदी। चलिए 79 हुआ। 80 क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रही वरुण और 80 नदियाँ किस भारतीय राज्य से होकर बहती हैं? ठीक है, वरुण और 80 नदियाँ हैं, दोनों किस राज्य से होकर बहती हैं? तो ये कहाँ से बहकर होती हैं? ये बहती हैं आपके अपने उत्तर प्रदेश से। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही होगा। और इसको भी क्या किया गया, जो NGT है, NGT ने इनके कायाकल्प के लिए एक समिति का गठन किया है। ठीक है, और ये दोनों गंगा जो है गंगा नदी में मिलती हैं और ट्रिब्यूनल ने यह कदम इन नदियों में अशोधित सीवेज, ठीक है, अनट्रीटेड सीवेज के कथित निर्वहन और इन नदियों के तट पर अनाधिकृत निर्माण को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया है। ठीक है, तो याद रखेंगे दोनों नदियाँ जो कहाँ से, UP से रिलेटेड है, दोनों गंगा में मिल जाती हैं और इनके कायाकल्प के लिए, ठीक है, कायाकल्प के लिए जिस तरह से एक विश्वामित्री नदी थी उसका भी कायाकल्प के लिए NGT ने आदेश जारी किए हैं। क्वेश्चन नंबर 81, दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है, इसमें जो पहली जो कुलपति है, चांसलर, वाइस चांसलर नियुक्त की गई हैं वो की गई हैं कर्णम मल्लेश्वरी को। ठीक है, कर्णम मल्लेश्वरी को इसमें इनका कुलपति नियुक्त किया गया है। ठीक है, और कौन है? भारत की पहली ओलंपिक मेडल विजेता हैं। ठीक है, कौन है? भारत की पहली मेडल विजेता हैं जिन्हें दिल्ली सरकार ने दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति नियुक्त किया है। ठीक है, तो याद रखेंगे क्वेश्चन नंबर इसका होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्णम मल्लेश्वरी। 82, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का शुभारंभ किया है? ये जो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना है वो कहाँ से रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है आपके बिहार राज्य से। ठीक है, BPSC के लिए ये भी इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, BPSC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार से करंट जो भी करंट जिस स्टेट का होता है वो उस स्टेट के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। ठीक है, तो वो तैयार रखेंगे। और चलिए, तो इसमें क्या मुख्यमंत्री उद्यमी योजना शुरू की है, कहाँ? बिहार से रिलेटेड है, बिहार सरकार ने इसको प्रारंभ किया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। कौन ओलंपिक पे हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट बनी हैं? तो ये कौन बनी है? पहले जो ट्रांसजेंडर एथलीट जो बनी है वो बनी है आपकी वेट लिफ्टर है एक, कौन? ठीक है, लॉरेल हार्वर्ड हैं, ये पहली ट्रांसजेंडर एथलीट बनी है ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली। ठीक है, तो न्यूजीलैंड की हैं ये। ठीक है, याद रखेंगे न्यूजीलैंड की वेट लिफ्टर हैं लॉरेल हार्वर्ड, ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट बनी है। और हार्वर्ड वेट लिफ्टर की जो उम्र है वो उनके 43 यानी कि 43 साल है और यह महिलाओं की 87 किलोग्राम भार वर्ग में हिस्सा लेंगी। ठीक है, 87 में किलोग्राम के भार वर्ग में ये अपना हिस्सा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 84 है, किस भारतीय मूल की महिला ने वर्ष 2021 का यूरोपीय आविष्कारक पुरस्कार जीता है? तो किसने जीता है? तो ये जो जीता है वो जीता आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया, सुमित्रा मित्रा ने। ठीक है, सुमित्रा मित्रा ने इसको जीता है यूरोपियन आविष्कार पुरस्कार। तो भारतीय मूल की है कौन है, लेकिन ये अमेरिका में रहती हैं, अमेरिकन महिला हैं। सुमित्रा मित्रा ने यूरोप के सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड में से एक यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड 2021 जीता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, केंद्रीय कैबिनेट ने 5 वर्षीय डीप ओशन मिशन की मंजूरी दी है, यह किस मंत्रालय का हिस्सा है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या मिनिस्ट्री ऑफ पावर शिपिंग एंड वाटरवेज या मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस।
तो ये जो किसका हिस्सा, ये है आपका मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का हिस्सा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। कुछ एक्सप्लेन देखते हैं। तो यह मिशन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस द्वारा संचालित होगा और केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन है, ठीक है। और इसमें क्या होगा कि जो अंडर वाटर रोबोटिक्स और मानव युक्त सबमर्सिबल्स, ठीक, सबमर्सिबल्स का उपयोग होगा। यह समुद्र में 6000 मीटर नीचे तक जाएगा, जिसमें विभिन्न संसाधनों जैसे जल, खनिज और ऊर्जा का सीबेड और गहरे पानी से दोहन में मदद मिलेगी, ठीक है। थर्मल एनर्जी को लेकर रिसर्च करना भी इसका एक उद्देश्य होगा, ठीक है। तो ये भी पॉइंट याद रखने की। तो किसके द्वारा शुरू किया जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा इसको संचालित किया जाएगा, ठीक है, डीप ओशन मिशन को। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर WHO और आयुष मंत्रालय द्वारा विकसित कौन सा ऐप PM नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया? तो कौन सा किया है? तो इसमें जो क्या है देखिए, ये तो होगा नहीं, तो हु एम योगा ऐप, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। WHO योगा ऐप को लॉन्च किया है किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लॉन्च किया है और WHO और भारतीय आयुष मंत्रालय ने मिलकर के इसको तैयार किया है, ठीक है। दोनों ने इसको तैयार किया है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया। कब किया था? योग दिवस पर, यानी कि 21 जून को इसको लॉन्च किया था। क्वेश्चन नंबर 87 है। यूनेस्को ने भारत के कितने नए सांस्कृतिक विरासत स्थलों को विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया है? तो वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया है, तो कितने को क्या है? तो अभी हाल ही में क्या है, तो कितने क्या है? ये क्या है? 6, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा, 6 में वो कौन कौन से हैं, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में? एक तो वाराणसी के गंगा घाट, ठीक है, तमिलनाडु में कांचीपुरी मंदिर, मध्य प्रदेश में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है, और महाराष्ट्र में सैन्य वास्तुकला, हायर बेकल मेगालिथिक साइट, और मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी के भेड़ा घाट, ठीक है, और तमेला घाट को इसमें शामिल किया है, ठीक है। तो ये 6 साइट्स हैं। इन 6 साइट्सों को किसने? यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया है। क्वेश्चन नंबर 88। भारत में इथेनॉल उत्पादन के लिए वैकल्पिक फीड स्टॉक स्रोत के रूप में किस फसल की पहचान की गई है? तो किसकी की गई है? कसावा, गन्ना, जेट्रोफा, कोई नहीं। तो इसकी जो इथेनॉल के जो की गई है वो की गई है आपका कसावा की, ठीक है। तो देखिए, सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट CTCRI ने कसावा, यानी कि जिसे कहते हैं टेपियोका भी कहते हैं इसे, को बायो एथेनॉल उत्पादन के लिए एक कच्चे माल के रूप में पाया है। जैव ईंधन फसल के रूप में गन्ने की तुलना में कसावा के कई फायदे हैं। क्या है? देखिए, कसावा में एक तो उच्च स्टार्च सामग्री और कम प्रबंधन स्थितियों के तहत बढ़ने की क्षमता होती है, और यह भारत के इथेनॉल सम्मिश्रण पेट्रोल, ठीक है, जो है आपका 2025 के लक्ष्य को पूरा करने में भी मदद करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा, कसावा। 89। येलो गोल्ड 48 जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया किस फसल की पहली व्यावसायिक किस्म है? तो ये येलो गोल्ड 48 है। इसको किसके लिए, कौन से फसल के लिए वाणिज्यिक किस्म है ये? तो ये आपके तरबूज के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। देखिए, जर्मन एग्रो केमिकल कंपनी है कौन सी, बायर ने भारत में सेमिनिश ब्रांड के तहत पहली बार पीले तरबूज की एक किस्म को येलो गोल्ड, ठीक है, येलो गोल्ड 48 लॉन्च की है। तो किसकी, ये पूछा जा सकता है इसमें कि ये जो किस्म है ये किसकी है, ठीक है। तो किसकी है? ये आपके तरबूज की किस्म है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में नोएडा में शूटिंग रेंज का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? तो इस प्रश्न का जवाब सभी जानते होंगे, ठीक है। तो इसकी जो रखने की जो घोषणा की गई वो की गई चंद्रो तोमर के नाम पर, ठीक है। चंद्रो तोमर एक शूटिंग है, और एक इनकी जो उम्र दराज है, ये सबसे ज़्यादा उम्र दराज हैं, विश्व के सबसे ज़्यादा उम्र दराज शूटर हैं। बहुत सारे इन्होंने मेडल भी जीते हैं, और ये उत्तर प्रदेश के बागपत, ठीक है, उत्तर प्रदेश के बागपत ज़िले की ये रहने वाली हैं, और हाल ही में इनका निधन हो गया था पिछले। तो
इसी तो योगी आदित्यनाथ ने 22 जून को, ठीक है, 22 जून 2021 को इसका ऐलान किया था कि नोएडा में जो शूटिंग रेंज होगा वो चंद्रो तोमर के नाम पर होगा, ठीक है। जो प्रकाशी तोमर ये इनकी भाभी हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 91, भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ हिंद महासागर में जाइमैक्स 2021 समुद्री युद्धाभ्यास किया? बांग्लादेश, रूस या मालदीव? ये मालदीव है, ठीक है, मालदीव या फिर जापान, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका जापान के साथ में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा, जापान, ठीक है। चलिए तो जापान यहाँ पर करेक्ट होगा। तो भारतीय नौसेना और जापानी समुद्री आत्मरक्षा बल, ठीक है, JMSDF, ठीक है, के जहाज़ों ने 14 जून को हिंद महासागर में जाइमैक्स 2021 समुद्री अभ्यास युद्धाभ्यास शुरू किया, ठीक है। ये दोनों के बीच हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 92, टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम का कप्तान किसे बनाया गया? तो भारतीय हॉकी टीम का जो कप्तान बनाया गया वो किसे बनाया गया? तो वो बनाया गया हरमनप्रीत सिंह को, ठीक है, मनप्रीत सिंह, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, दोनों नाम एक जैसे लगते हैं, ठीक है, तो कन्फ्यूजन हो जाता है ऐसे। तो जो सही आंसर होगा वो मनप्रीत सिंह होगा कि मनप्रीत सिंह को 16 सदस्यीय पुरुष हॉकी टीम जो है उसका कप्तान बनाया गया है, ठीक है। और अगर पूछा जाए, पुरुष तो ये हो गए, लेकिन अगर महिला में पूछा जाए, ठीक है, महिला हॉकी टीम का कप्तान पूछा जाए तो वो कौन होगा? वो होगा आपका रानी रामपाल, ठीक है, रानी रामपाल होगा, ये महिला के लिए है। चलिए देखिए, हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक कौन 100 साल में दुनिया का सबसे बड़े दानवीर बने हैं? ठीक है, 100 साल में सबसे बड़े दुनिया के दानवीर बने हैं। और कौन है? ये भारतीय हैं। कौन है? वो आपके जमशेदजी टाटा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। तो हाल ही में जारी हुरून रिपोर्ट, ठीक है, एडेल की फाउंडेशन द्वारा तैयार दुनिया के 50 दानवीरों की सूची में जमशेदजी टाटा को पिछले 100 सालों में दुनिया का सबसे बड़ा दानवीर चुना गया है। उनके द्वारा स्थापित जो टाटा समूह है ने सबसे ज़्यादा यानी कि 102 अरब डॉलर, ठीक है, 102 अरब डॉलर मतलब करीब 75 खरब 70 अरब 53 करोड़ 18 लाख रुपए का दान दिया है। तो बहुत बड़ी रकम होती है ये, जिन्होंने ये इतनी रकम को दान कर दिया है, ठीक है। ये सबसे बड़े दानवीर बने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 94, अशोक कुमार को हाल ही में कहाँ भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो ये कहाँ पर किया गया है? जाम्बिया गणराज्य, मालदीव, इंडोनेशिया, गैबन। तो इसका जो किया गया है वो किया गया है जाम्बिया गणराज्य में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा कि हाल ही में अशोक कुमार को जाम्बिया गणराज्य में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। तो किस क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पहली ट्रॉफी जीती है? ठीक है, तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की जो ट्रॉफी जीती है वो सबसे पहले किसने जीती है? कौन सी टीम ने जीती है? तो जीती है आपकी न्यूजीलैंड ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा, न्यूजीलैंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 96, भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत, ठीक है, का नाम बताइए। इसका जो नाम है वो नाम क्या है? ठीक है, तो इसका जो नाम है वो होगा आपका INS विक्रांत, ठीक है, INS विक्रांत होगा। पीछे क्वेश्चन था जो इसी की वजह से वो कन्फ्यूज़न में आया था, ठीक है। चलिए वो संध्यात्मक लेकिन विक्रांत बता दिया था, तो वो इसी तो इंडिया का जो पहला विमान वाहक पोत है INS विक्रांत वर्ष 2022 के अंत तक इंडियन नेवी में शामिल हो जाएगा और इसे कोचीन शिपयार्ड बना रहा है। कौन बना रहा है? कोचीन शिपयार्ड के द्वारा इसको बनाया जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। राष्ट्रपति ने प्रभारी केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC सेंट्रल विजिलेंस कमीशन किसे नियुक्त किया गया? ठीक है, तो ये किसको नियुक्त किया गया? ये किया गया आपका सुरेश एन पटेल को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा, सुरेश एन पटेल, ठीक है। तो राष्ट्रपति संजय कोठारी का जो कार्यकाल है वो 23 जून को समाप्त हो गया और केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने 24 जून 2021 से अगले आदेश तक के लिए विजिलेंस कमिश्नर सुरेश एन पटेल को प्रभारी चीफ विजिलेंस कमिश्नर का दायित्व सौंपा है। इन्हें इसको नियुक्त किया गया है। 98 क्वेश्चन, हाल ही में किस देश द्वारा ठीक है, हाल ही में आधिकारिक ओलंपिक सॉन्ग लक्ष्य तेरा सामने
है लॉन्च किया है, ठीक है, किस देश द्वारा हाल ही में, ठीक है, इसको हटा देते हैं यहाँ पर तो क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। किस देश द्वारा हाल ही में आधिकारिक जो ओलंपिक सॉन्ग है लक्ष्य 13 सामने है वो लॉन्च किया गया, ठीक है। तो ये किसको लॉन्च किया गया, ये क्या है, भारत ने अपना ओलंपिक सॉन्ग लॉन्च किया है, लक्ष्य 13 सामने है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन, और इसकी जो मोहित चौहान है इस थीम के जो तैयार किया वो क्या, मोहित चौहान ने, ये भी याद रखेंगे, मोहित चौहान ने इसको तैयार किया है, ठीक है। और अपना आधिकारिक ओलंपिक थीम गान यानी कि लक्ष्य 13 सामने है, इसको लॉन्च किया है भारत के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 99, हाल ही में किस राज्य में देश का 52वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है। तो 52वां जो टाइगर रिजर्व बनाया गया है वो कहाँ पर बनाया गया है, ठीक है। तो ये बनाया गया आपके कहाँ पर, राजस्थान में बनाया गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है। तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने बूंदी रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, ये याद रखेंगे पॉइंट, बूंदी रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को राजस्थान प्रदेश के चौथे तो टाइगर रिजर्व, ठीक है। राज्य का तो कितना है, राज्य का तो चौथा है, लेकिन देश का कितना है, देश का है वो कितना, 52वां है, ठीक है, देश का 52वां है। तो टाइगर से याद रखेंगे, ठीक है। तो और 29 जुलाई को वैश्विक बाघ दिवस भी मनाया जाता है, ये भी याद रखेंगे, बाघ दिवस, वैश्विक बाघ दिवस कब मनाया जाता है, वर्ल्ड टाइगर डे मनाया जाता है 29 जुलाई को, ठीक है, 29 जुलाई को। चलिए क्वेश्चन नंबर 100, 9वें एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन की मेजबानी हाल ही में किस देश के द्वारा की गई। तो जो ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन है उसकी जो मेजबानी है वो किस देश के द्वारा की गई, मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन की, ठीक है। तो इसकी जो मेजबानी की गई थी वो भारत के द्वारा की गई थी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच, ठीक है, ने घोषणा की कि भारत 9वें एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा सम्मेलन गोलमेज की मेजबानी करने के लिए सहमत हो गया है। और 9वें एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन जो कब होगा, ये 2022 में आयोजित किया जाएगा, जिसकी मेजबानी अब कौन करेगा, भारत करेगा, ठीक है, इंडिया इसकी मेजबानी करेगा, ठीक है। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 101, ठीक है। तो राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 22 जून, 23, 25 या फिर 26 जून, ठीक है। तो सही आंसर होगा इसमें आपका 23 जून को, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा यहाँ पर 23 जून। तो 23 जून यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए, तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा, ठीक है, प्रतिवर्ष 23 जून को दुनिया भर के लोक सेवकों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस का आयोजन किया जाता है। क्योंकि 20 दिसंबर 2002 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस के रूप में घोषित किया था। तो इसको घोषित कब किया था, तो ये किया था 20 दिसंबर 2002 को, ठीक है। तो ये इतना पॉइंट भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 102, तो संयुक्त राष्ट्र का प्रतिष्ठित लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 किसने जीता। ये क्वेश्चन है, शायद रिपीट है ये भी। तो ये जीता है फेमिलियन फॉरेस्ट्री ने जीता है, लेकिन इस प्रश्न में आपको कुछ अलग एक्सप्लेनेशन देखेंगे। देखिए, फेमिलियन फॉरेस्ट्री यानी कि पर्यावरण संगठन फेमिलियल फॉरेस्ट्री ने जीता। संयुक्त राष्ट्र का प्रतिष्ठित 2021 लैंड फॉर लाइफ अवार्ड राजस्थान के फेमिलियन फॉरेस्ट्री द्वारा जीता गया है, ठीक है, ये बात याद रखेंगे। क्वेश्चन रिपीटेड है ये, ठीक है। चलिए, संयुक्त राष्ट्र का क्वेश्चन नंबर 103, यही क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। चलिए इसे स्किप करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक पर्सन को याद रखेंगे, ठीक है। इसके लिए सॉरी कि 2-3 प्रश्न हैं यहाँ पर हमने देखिए ये पॉइंट याद रखेंगे यहाँ पर शायद। देखिए, फेमिलियल फॉरेस्ट्री जलवायु कार्यकर्ता श्याम सुंदर ज्ञानी द्वारा चलाया जा रहा एक पर्यावरण संरक्षण अवधारणा है। तो इसमें ये नाम भी याद रखना है, ठीक है,
इसमें इस नाम को भी याद रखेंगे, क्योंकि ये पुरस्कार, ये जो फैमिलियल जो फॉरेस्ट्री है वो श्याम सुंदर ज्ञानी द्वारा चलाई जा रही है। ठीक है, तो ये इतना, ये पॉइंट यहाँ पर याद रखेंगे। वैसे सब कुछ इसमें लास्ट क्वेश्चन का ही है, तो यहाँ पर आप एक नई पॉइंट है ये, इस नए पॉइंट को आप यहाँ पे याद रखेंगे। 104 अभ्यास सी ब्रिज 2021 किन देशों के बीच हुआ। ठीक है, तो अभ्यास जो सी ब्रिज है, ठीक है, वैसे जो होता है ये होता है यूक्रेन, द यूएसए और नाटो के जितने भी देश हैं उनके बीच होता है। लेकिन इसको पूछा गया कि बीच से बीच शुरू हुआ है, यानी कि प्रारंभ जो हुआ है ये किसके बीच से हुआ है, किसने इसकी शुरुआत की है, किन देशों के द्वारा। ठीक है, तो इसकी जो शुरुआत हुई है वो यूक्रेन और यूएसए के द्वारा की गई है। ठीक है, यूक्रेन और यूएसए के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। तो यूक्रेन के पश्चिमी सहयोग का प्रदर्शन करते हुए यूक्रेन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका ने काला सागर में, ठीक है, काला सागर याद रखें, काला सागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास सी ब्रिज की शुरुआत की है। ठीक है, वैसे जो होता है ये यूएसए और नाटो जो सदस्य हैं, नाटो देश हैं, उनके बीच में होता है। लेकिन जो शुरुआत जो हुई है, इसकी प्रारंभ जो हुआ है वो यूक्रेन, ठीक है, और प्लस आपका यूएसए। ठीक है, ये यूक्रेन है, तो ये बात याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 105 डीआरडीओ ने पिनाक रॉकेट सिस्टम के नए संस्करण का सफल परीक्षण कहाँ से किया। ठीक है, तो बेंगलुरु, चेन्नई, राजस्थान या फिर उड़ीसा। ठीक है, 4 ऑप्शन है, तो इसमें से कहाँ पर किया है, वो क्या है आपका उड़ीसा से। ठीक है, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए। तो यह परीक्षण कहाँ से किया गया, चांदीपुर स्थित, ठीक है, एकीकृत परीक्षण रेंज से किया गया है। और उन्नत पिनाक जो रॉकेट है, ये सिस्टम 45 किलोमीटर तक की दूरी पर स्थित लक्ष्य को भेज सकता है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी याद रखेंगे। ठीक है, तो कहाँ से किया गया, चांदीपुर, ठीक है, उड़ीसा के चांदीपुर से क्या है, क्योंकि चांदीपुर में क्या है, एकीकृत परीक्षण रेंज है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 106 भारत का प्रथम रेबीज मुक्त राज्य कौन सा बना है। ठीक है, अभी हाल ही में एक राज्य है उसको रेबीज मुक्त किया गया है, तो वो कौन सा है। ठीक है, उड़ीसा, गोवा, लक्षद्वीप या फिर राजस्थान। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा आपका गोवा। ठीक है, गोवा को हाल ही में रेबीज मुक्त घोषित किया है। और किसी भी कंट्री या किसी भी राज्य, किसी भी एक क्षेत्र को किसी बीमारी से मुक्त करने के लिए वहाँ पर क्या देखा जाता है कि वहाँ पर जो 3 साल से, ठीक है, 3 साल से अगर वहाँ पे कोई भी केस, किसी भी बीमारी का कोई केस नहीं मिलता है, तो उसको उस बीमारी से फ्री घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, तो गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं कौन, प्रमोद सावंत ने घोषणा की है कि 3 साल से उनके राज्य में कोई केस नहीं मिला है, इसलिए इसको क्या किया गया, रेबीज़ फ्री। ठीक है, तो रेबीज़ मुक्त घोषित कर दिया है, रेबीज मुक्त, कौन सा, गोवा। चलिए क्वेश्चन नंबर 106 107 देखते हैं। स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 में किस राज्य को राज्यों में पहला स्थान मिला। ठीक है, राज्य स्टेट्स में पूछा है कि स्टेट में पहला राज्य किसको मिला है, तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान। तो ये जो 2020 की जो स्मार्ट सिटी अवार्ड जो लिस्ट आई थी उसमें उत्तर प्रदेश ने टॉप किया है। उत्तर प्रदेश इसमें प्रथम है, किसमें, स्टेट्स में। जो स्टेट्स की जो लिस्ट है उस स्टेट्स में लिस्ट में यूपी ने टॉप किया है। ठीक है, यूपी ने फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की है। चलिए, तो केंद्र सरकार की ओर से स्मार्ट सिटी कॉन्टेस्ट में, ठीक है, उत्तर प्रदेश ने राज्य कैटेगरी में, ठीक है, राज्य कैटेगरी में पहला स्थान हासिल किया है। जबकि इस लिस्ट में मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर आया है। तो ये याद रखेंगे, सबसे पहले नंबर पर आप किसे देखेंगे, यूपी को देखते हैं। सेकंड नंबर पर हम जाते हैं, तो सेकंड नंबर पर जाते हैं मध्य प्रदेश को, ठीक है, एमपी। और जो थर्ड नंबर जो हासिल किया है, थर्ड रैंक जो मिली है वो मिली है आपकी तमिलनाडु को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 107 हो गया कंप्लीट। 108 देखते हैं। किस भारतीय को वर्ष 2021 का जापान का प्रतिष्ठित ग्रैंड फुकुओका पुरस्कार मिला है। तो ग्रैंड फुकुओका जो पुरस्कार है वो किसको, जापान के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, सबसे पहले, और ये किसको दिया गया है, तो रवीश कुमार, पालागोमी साईनाथ, पुनीत त्रिपाठी या फिर जयंत गोस्वामी।
तो ये जो पुरस्कार दिया जाता है वो दिया जाता पालाकुम्मी साईनाथ को दिया गया है। ठीक है, अगर कहीं पे इसको नाम दिया जाए पी साईनाथ भी दिया जाए, ठीक है, तो वो भी हमारा सही होगा। ठीक है, P4 पालाकुम्मी है, पाई पी साईनाथ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। तो वरिष्ठ पत्रकार हैं ये, ठीक है, पालाकुम्मी साईनाथ। पी साईनाथ ने वर्ष 2021 के जापान के प्रतिष्ठित ग्रैंड फुकुओका पुरस्कार, ठीक है, से सम्मानित किया गया। साईनाथ एक प्रसिद्ध पत्रकार हैं जो भारत में खेती करने वाले गरीब लोगों की आवाज़ को उठाते हैं। ठीक है, ये पॉइंट भी यहाँ से याद रखना, कथन के रूप में प्रश्न बन रहे हैं तो वहाँ से पूछा जा सकता है ये। क्वेश्चन नंबर 109, हाल ही में भारत ने किस आधुनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? ठीक है, एक मिसाइल है, किसका परीक्षण किया है हाल ही में? तो अग्नि प्राइम, पृथ्वी प्राइम, अग्नि प्राइम, आकाश प्राइम या फिर नाग प्राइम। तो इसका जो हाल ही में जो परीक्षण किया वो क्या है? अग्नि प्राइम का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, तो कब किया है? 28 जून को क्या है? DRDO द्वारा अग्नि सीरीज़ की, ठीक है, अग्नि सीरीज की आधुनिक मिसाइल अग्नि प्राइम, ठीक है, का सफल परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर तट से किया गया। ठीक है, ये भी कहाँ से किया गया? ये भी चांदीपुर से किया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 109 कंप्लीट। 110 देखते हैं, 110 देखते हैं। तो वर्ष 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा शहर कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर बना है? ठीक है, बहुत एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, और कौन सा बना है? तो इसमें बना है आपका आशगाबाद। ठीक है, आशगाबाद जो है राज्य शहर है, ये जो कामगार हैं, ठीक है, जो काम कर लेते हैं उनके लिए सबसे महंगा शहर इसको बन गया है। ठीक है, तो तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है। ठीक है, याद रखेंगे, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है कौन सी? आशगाबाद। कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर बना है। ठीक है, मार्शल कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार इस शहर में बाहर से आए लोगों को, ठीक है, बाहर से जो लोग आते हैं जो काम करने के लिए, दुनिया में सबसे ऊंची कीमत पर, ठीक है, चीज़ों को यहाँ खरीदना पड़ता है, जिस कारण यह दुनिया का सबसे महंगा शहर बन गया है। जो लोग हैं किसी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और यहाँ पर वो काम की तलाश में जाते हैं, काम के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर जो भी वो अपनी कुछ भी चीज़ें खरीदते हैं तो उन्हें वो वस्तु जो खरीदनी होती हैं वो हाई रेट में खरीदनी पड़ती हैं। ठीक है, हाई रेट में उनको खरीदना पड़ता है, तो इसी कारण ये दुनिया का सबसे महंगा शहर बन गया है। ठीक है, महंगा शहर बना है। ठीक है, तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में काम करने के लिए किसे नियुक्त किया गया है? तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में जो काम करने के लिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी रिपीट है शायद, तो ये किसको क्या है? सुरेश एन पटेल को क्या है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। और संजय कोठारी की जगह ये स्थान लेंगे, संजय कोठारी जो रिटायर होंगे उसकी जगह पर ये स्थान लेंगे। लास्ट प्रश्न में इसके बारे में चर्चा की है। चलिए स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो 2020-21 में भारत का सबसे बड़ा क्रूड पाम ऑयल निर्यातक देश बना है। ठीक है, कौन सा देश बना है? ठीक है, मालदीव, इंडोनेशिया, ईरान या फिर इराक। ठीक है, तो ये आपका बना है इंडोनेशिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा, इंडोनेशिया। तो किसने मलेशिया को पीछे पछाड़कर, ठीक है, मलेशिया को पछाड़कर 2020 और 21 में भारत का जो सबसे बड़ा क्रूड पाम ऑयल निर्यातक है वो इंडोनेशिया बना है। किसका? भारत का। ठीक है, इंडिया का। चलिए क्वेश्चन नंबर 113, तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2021 में किस भारतीय महिला तीरंदाज ने एक ही दिन में 3 स्वर्ण पदक जीते हैं? बहुत बड़े गर्व की बात है, एक ही दिन में इन्होंने 3 स्वर्ण पदक जीते हैं तीरंदाजी में। ठीक है, शूटिंग में। तो वो कौन सी हैं, किसने जीते हैं? देखिए, तो ये जीते हैं आपके दीपिका कुमारी ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा, दीपिका कुमारी। ठीक है, तो भारतीय तीरंदाज हैं दीपिका कुमारी ने पेरिस में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 3 के दौरान एक ही दिन में 3 बैक टू बैक, ठीक है, 3 बैक टू बैक स्वर्ण पदक का दावा करते हुए एक नया रिकॉर्ड बनाया है और भारत 4 स्वर्ण पदक के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर है। ठीक है, चौथा जो स्वर्ण पदक है वो अभिषेक वर्मा ने कंपाउंड वर्ग में पुरुषों की व्यक्तिगत स्पर्धा से प्राप्त किया। ठीक है, 3 तो दीपिका कुमारी को 3 मिले हैं। ठीक है, 3 है दीपिका कुमारी को और 1 मिला है किसको? अभिषेक वर्मा को 1 स्वर्ण पदक मिला है। तो टोटल भारत के पास में कितने हैं? 4 हैं और इस पर जो भारत शीर्ष पर बना हुआ है
चीन ने दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध किस नदी पर स्थापित किया है? देखिए अभी हाल ही में चर्चा में रहा था, एक बांध बनाया है चीन ने और दुनिया का क्या है दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध है ये, ठीक है। तो ये किस नदी पर बना है? ठीक है, ब्रह्मपुत्र, हुआंगहो, जिनसा या फिर सियांग, ठीक है। तो ये प्रश्न इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जिनसा नदी पर, ठीक है। जिनसा नदी है, उस जिनसा नदी पर इसको बनाया है। देखिए चीन सरकार ने ऊर्जा उत्पादन शुरू करने के लिए, ठीक है, ऊर्जा उत्पादन शुरू करने के लिए आधिकारिक तौर पर दुनिया के दूसरे सबसे बड़े जल विद्युत बांध, इसका नाम क्या है? बेहतन बांध, ठीक है, बेहतन बांध है। इसको भी याद रखें कि बेहतन बांध किस देश के द्वारा बनाया गया? तो ये किसके द्वारा बनाया गया? चीन के द्वारा बनाया गया, कि पहली 2 उत्पादन इकाइयों को चालू कर दिया है, ठीक है। 2 इकाइयाँ हैं, उनको यूनिट हैं, उनको शुरू कर दिया है। और बेहतन बांध जो है वो दक्षिण पश्चिम, ठीक है, दक्षिण पश्चिम चीन में जिनशा नदी पर स्थापित किया गया है, ठीक है, याद रखेंगे जिनशा नदी। क्वेश्चन नंबर 115 है, WHO ने हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? ठीक है, मलेरिया मुक्त जो घोषित किया है वो किसको किया है? तो ये क्या आपका चीन को, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा, चीन, ठीक है। चीन को अभी हाल ही में WHO ने क्या मलेरिया फ्री घोषित कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 116, हाल ही में उत्तर प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक यानी DGP कौन बने हैं? तो नया DGP बने हैं, तो किसको बनाया गया है? तो ये बनाया गया है आपका मुकुल गोयल को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा, मुकुल गोयल। एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो कि उत्तर प्रदेश सरकार ने मुकुल गोयल को, ठीक है, मुकुल गोयल को क्या पुलिस महानिदेशक DGP नियुक्त कर दिया है, उनको DGP बना दिया है। 117, कौन भारतीय मूल के शतरंज खिलाड़ी दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने हैं? देखिए युवा हैं, ठीक है, सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने हैं दुनिया के सबसे, और कहाँ से हैं? भारतीय मूल के हैं, ठीक है। तो वो कौन है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका अभिमन्यु मिश्रा, ठीक है। मात्र 12-13 साल के हैं बच्चे हैं ये, ठीक है, और युवक। तो भारतीय मूल के शतरंज खिलाड़ी अभिमन्यु मिश्रा अब तक के दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। अभिमन्यु की जो उम्र है वो 12 साल है, 12 साल कुछ महीने इस तरह से। तो अभिमन्यु ने बुडापेस्ट में आयोजित ग्रैंड मास्टर टूर्नामेंट में भारतीय ग्रैंड मास्टर लियोन मेंडोंका को हराकर ये उपलब्धि हासिल की है, ठीक है। हराया किसने? इसने, तो इसने हराया है लियोन मेंडोंका को, ठीक है। 118, कौन सभी प्रारूपों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली सबसे कम उम्र की क्रिकेटर बनी है? ठीक है, तो सबसे कम उम्र की क्रिकेटर बनी है कौन? दीप्ति शर्मा, सैफ शिखा या फिर प्रिया पुनिया। तो ये आपकी बनी है सैफ वर्मा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा, सैफ वर्मा, ठीक है। तो महिला क्रिकेटर हैं ये सैफ वर्मा। और क्रिकेट के जो तीनों प्रारूप हैं उनमें प्रतिनिधित्व करने वाली भारत की सबसे कम उम्र की क्रिकेटर बनी है। तो 2 प्रश्न थे, एक तो सबसे युवा ग्रैंड मास्टर अभिमन्यु मिश्रा और सबसे कम उम्र की क्रिकेटर जब प्रतिनिधित्व किया जिसने, तो वो है आपकी सैफ वर्मा। 119, कौन आभासी आगामी टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक बन गई हैं? तो पहले है जो तैराक बनी है ये, ठीक है, टोक्यो ओलंपिक के लिए, टोक्यो ओलंपिक में खेलेंगी। तो ये कौन बनी है? फवाद मिर्जा, साजन प्रकाश, नेत्र कुमारन या फिर नेत्रा कुमारन, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, साजन प्रकाश, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे तैराकी स्विमिंग में। 120, कौन सी कंपनी भारत में सबसे अपने ऊर्जा संघन लक्ष्यों को घोषित करने के लिए ऊर्जा क्षेत्र में पहली ऊर्जा कंपनी बन गई है? तो पहली ऊर्जा कंपनी जो बनी है वो कौन सी बन गई है? अडानी ग्रुप है, टाटा पावर, एनटीपीसी या फिर टोरेंट पावर, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका एनटीपीसी, ठीक है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए, तो एनटीपीसी की बात कर रहे हैं तो स्थापित है 1975 में, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष और एमडी कौन है? वो हैं गुरदीप सिंह, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 121 है, किस देश ने वर्ष 2033 में अपने पहला क्रू मिशन मंगल पर भेजने की योजना बनाई है? ठीक है, अपना पहला क्रू है जो मिशन मंगल पर भेजने की योजना बनाई है 2033 तक, ठीक है। तो वो किसने बनाई है? नेपाल, भारत, चीन या फिर पाकिस्तान? तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, चीन होगा। चीन 2033 तक, ठीक है, अपना पहला क्रू मंगल मिशन जो है भेजने की इसने योजना बनाई है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 122 देखते हैं। ठीक है, स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 की 100 शहरों की लिस्ट में निम्न में से किन शहरों को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो पटना मुजफ्फरपुर दोनों बिहार से हैं, बिहार शरीफ भागलपुर ये भी बिहार से, आगरा और कानपुर यूपी से हैं, और इंदौर और सूरत ये आपका मध्य प्रदेश से है। तो कौन होगा, तो इसमें जो है होगा आपका इंदौर और सूरत। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले जो था वो क्या था, पहले इंदौर था सबसे स्वच्छ शहर, लेकिन इस बार दोनों शहर इंदौर और सूरत इन्होंने संयुक्त रूप से ये अवार्ड हासिल किया है। ठीक है, तो शहरों की जो 100 स्मार्ट सिटी में गुजरात का तो कौन सा है, सूरत है, और मध्य प्रदेश का कौन सा है, इंदौर है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश और ये गुजरात, दोनों शहरों ने इस संयुक्त रूप से, ठीक है, साझा पहला पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, लेकिन पिछली बार क्या था, 2019 में जब ये अवार्ड दिया गया था तो सूरत इसमें अकेले पहले नंबर पर था। हाँ ठीक है, स्मार्ट सिटी में, ठीक है, वो स्वच्छता में है, मैं कन्फ्यूजन होता है, स्वच्छता में है वो। ठीक है, जो स्वच्छ शहरों की जो लिस्ट है उसमें इंदौर प्रथम है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है स्मार्ट सिटी अवार्ड। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया, उसके लिए सॉरी, लेकिन यहाँ आप इसके सही कर लेंगे। ठीक है, तो 2019 में जो सूरत था वो स्मार्ट सिटी अवार्ड में पहले स्थान पर था। ठीक है, लेकिन इस बार जो है सूरत, गुजरात का सूरत और मध्य प्रदेश का इंदौर, ठीक है, दोनों ने ये साझा पुरस्कार प्राप्त। क्वेश्चन नंबर 123, देखिए भारत के पहले स्वदेशी, ठीक है, भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक IAC-1 को किस वर्ष तक प्रारंभ करने की योजना रखी गई है। ठीक है, तो ये हाल ही में राजनाथ सिंह ने, रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह हैं, उन्होंने घोषणा की है कि पहले स्वदेशी विमान वाहक जो है IAC-1 को वर्ष 2022 तक इसको शुरू कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। पेन कलर चेंज हो गया, चलिए पिंक कर देते हैं। चलिए, तो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, तो केंद्रीय रक्षा मंत्री, ठीक है, कौन, राजनाथ सिंह ने सूचित किया कि भारत के पहला स्वदेशी विमान वाहक IAC-1 को 2022 तक चालू करने की योजना है। और एक बार इसे चालू होने के बाद में क्या कि वाहक को भारत के पहले विमान वाहक की याद में कौन सा INS विक्रांत के रूप में नया नाम दिया जाएगा। और IAC-1, ठीक है, वाहक को कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, ठीक है, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड CSL कोची केरल में एक सार्वजनिक और निजी भागीदारी के तहत बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इसका जो निर्माण किया जा रहा है वो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में किया जा रहा है और इसको 2022 तक शुरू कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124 है, भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ संयुक्त रूप से टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स लॉन्च किया है। तो किसके साथ में क्या है, नेपाल, पाकिस्तान, मालदीव या फिर भूटान। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी भूटान होगा। ठीक है, भूटान के साथ में भारत ने किया है। ठीक है, तो भूटान के कर प्रशासन को मजबूत करने के लिए, ठीक है, यह शुरू किया गया है और जिसे 24 महीने की अवधि में पूरा किया जाएगा। ठीक है, 24 महीने की अवधि में इसको पूरा कर लिया जाएगा और कर प्रशासन को, कर को मजबूत करने के लिए भारत के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया है, टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 125 लास्ट प्रश्न है। देखिए कौन सा राज्य बहुत जल्द अधिकतम 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला राज्य बनने वाला है। ठीक है, तो एक राज्य है जिसमें 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे होंगे, तो कौन सा होगा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो यहाँ पर जो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य होगा जहाँ पर 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट होंगे। ठीक है, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आपका एक चौधरी चरण सिंह, ठीक है, कहाँ, लखनऊ एक नंबर, सेकंड नंबर एक जेवर, गौतम बुद्ध नगर नोएडा क्या बन रहा है, जेवर में। थर्ड आपका कुशीनगर। ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं, शायद हों। हाँ देखिए ये रहे, तो कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी। ठीक है, और जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये भी बनेगा आपका 2023 तक इसको तैयार कर लिया जाएगा। और एक है आपका अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा
जो हाल ही में निर्माणाधीन है। ठीक है, तो इस तरह से देखते हैं तो उत्तर प्रदेश जो है 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला राज्य बन जाएगा, बहुत जल्दी बनने वाला है। ठीक है, तो 125 प्रश्न थे। कुछ प्रश्न इसमें हमारे क्या हुए थे, कुछ रिपीट भी हुए थे और कुछ प्रश्न जो भी प्रश्न इसमें हमारे रिपीट हुए थे उसकी जगह पर आप एक्सप्लेनेशन के साथ में देखें तो बहुत सारे प्रश्न हमारे यहाँ पर बन जाते हैं। 125 प्रश्न से ज़्यादा यहाँ पर बन जाएंगे। तो आगे से ध्यान रखा जाएगा कि कोई प्रश्न रिपीट ना हो। ठीक है, कोई प्रश्न रिपीट ना हो, ये आगे से ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, तो कंटिन्यू आप वीडियो देखें। और इसकी जो PDF है, ठीक है, PDF, वो PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिर आगे फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। टेस्ट सीरीज हमारी चल ही रही है, तो टेस्ट सीरीज हमारी करते रहें, और जिसमें हम पहले 20 प्रश्न लेके आ रहे थे, लेकिन अब 25 प्रश्न लेके आ रहे हैं विदाउट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन हम उन्हीं प्रश्नों के करेंगे जो हमें, जिनकी करना ज़रूरी होगा, जो प्रश्न को समझाना ज़रूरी होगा। ठीक है, तो कुछ सीरीज हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं और आगे भी हमारी सीरीज कंटिन्यू रहेगी। तो वीडियो देखते रहें, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें और साथ ही चैनल को हमारा सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, ये कंपलसरी है, टेलीग्राम से ज्वाइन करके वहाँ से आप हमारी यूट्यूब सारी वीडियो देख सकते हैं और सारी हमारी जितने भी PDF हैं वो प्राप्त कर सकते हैं, क्विज वहाँ पर लगा सकते हैं, और चैनल को हमारा सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में इसको अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी करेंगे। ठीक है, लाइक और कमेंट करें। चलिए, धन्यवाद।